बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र। मार्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है अभी तक। निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए अच्छी बढ़त के साथ कामकाज। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने सुबह डिस्कस किए थे और डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में, वो सब टच करता हुआ। लेकिन एक चीज़, ब्रेथ थोड़ी ख़राब है आज मार्केट की। हालांकि इतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन जो गिरने वाली संख्या अगर आप देखें स्टॉक्स की, वो ज़्यादा है। तो एडवांस डिक्लाइंस थोड़ी ख़राब है। मिड कैप और स्मॉल कैप आपको थोड़ा नीचे नज़र आएगा। IT में भी प्रेशर है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा और कौन से लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पर भी होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। क्रूड में नरमी से बाजार में बुल्स का जोश कायम। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,350 के पास। बैंक निफ्टी में भी बढ़त कायम। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और L&T ने भरा जोश। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव। FMCG शेयरों में आई बहार। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर करीब 2% चढ़े HUL, कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर। MK ने 10 FMCG शेयरों पर दोबारा शुरू किया कवरेज। वहीं एक्सिस कैपिटल ने कहा दाम बढ़ने की शुरुआत कर चुकी है FMCG कंपनियां। डॉलर की मजबूती से मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 1.5% कमजोर। 2 से 3% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हिंडाल्को और टाटा स्टील। वही सोने चांदी में गिरावट से मुथूट, मणिपुरम, हिंद और वेदांता में वायदा टॉप लूजर्स में शामिल। घरेलू स्टील कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। बाहर से सस्ते स्टील की डंपिंग रोकने के लिए कदम संभव। रॉयटर्स के हवाले से खबर। रिलायंस और मेटा के बीच डेटा सेंटर को लेकर बड़ा करार। जामनगर में बनेगा देश का पहला AI डेटा सेंटर। 168 MW होगी क्षमता। पूरी तरह क्लीन एनर्जी से चलेगा प्रोजेक्ट। और बाजार की उथल पुथल से निवेशक हुए सतर्क। एमफी के मई महीने के आंकड़ों के मुताबिक महीने दर महीने नेट इक्विटी इनफ्लो में करीब 40% की आई कमी। गोल्ड ETF निवेश का भी क्रेज हुआ कम। 2026 में पहली बार आउटफ्लो। हालांकि SIP पर निवेशकों का भरोसा कायम। करीब 31,000 करोड़ का मंथली निवेश जारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। 1.5 घंटे का ये शो रहेगा। वीरेंद्र जी, आज अगर आप देखें तो हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले, 23,425 आज का इंट्राडे हाई है निफ्टी का। और आपने जो लेवल बताया था सुबह 23,422 तक जा सकता है, वही लेवल हमने टच किया। उसके बाद से थोड़ी सी हमने गिरावट देखी, लेकिन अभी तक अगर आप देखें निफ्टी की स्थिति ठीक है। वही बैंक निफ्टी भी रखूं सामने तो 55,500 तक का इंट्राडे हाई देख पा रही हूँ। और 55,560 तक के लेवल्स बताए थे आपने, वहां पर भी हम टच किए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल सटीक पड़े। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अभी तक प्राइस एक्शन है, ब्रेंट 92 के आसपास कामकाज कर रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो अब कैसे नेविगेट करें और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? वेल, थैंक्स श्रेया। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए श्रेया, क्या है ना कि 2-3 चीज़ें अभी भी दुविधापूर्ण है। देखिए, एक तो बैंक निफ्टी एक दिन चला, दूसरे दिन चला, इट वाज थर्ड डे, है ना, तीसरा दिन था ये। दूसरी बात, क्रूड 92 पे है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन दैट न्यूज़, दैट आई थिंक वो खतरा, वो फियर जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी है। और तीसरी चीज़ जिसने थोड़ा सा श्रेया सेंटिमेंट ख़राब किया, और मैं मानता हूँ ज़्यादा ख़राब उसने ब्रेथ करी, मिड कैप और स्मॉल कैप। वो जो एमफी के आंकड़े हैं ना श्रेया, आज और स्मॉल कैप में और मिड कैप में जिस तरीके से निवेशकों का थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ ना, मेरे ख्याल से वो आंकड़े आए थे श्रेया करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास, और तब से ही ये श्रिंक जारी है।
इसने स्ट्रीट का मूड थोड़ा बिगाड़ा है। और जब से ये आंकड़े आए थे श्रेया, तब से ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्विंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी देखिए हावी तो होती है, सेंटीमेंट को थोड़ा सा खराबी करती है। हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि यस, क्रूड अगेंस्ट ऑल ऑड्स अभी भी 92 पर है। देखिए सुबह आप और मैं जब मंत्रणा कर रहे थे श्रेया, मैंने आपको क्लियरली एक बात कही थी कि मैं सुबह आशीष से आपसे 3 बार ये बात कही थी। एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा कि निफ्टी बैंक एक इंडेक्स 10, 20, 50 टू 100 पे जा रहा है, और दूसरा इंडेक्स वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, वो 10 डेमा पर है। 10 डेमा पर भी नहीं है, वो 10 डेमा से 200 पॉइंट नीचे है। 2 बातें कही थी मैंने अपने व्यू में। निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट व्हाटसोएवर, बट वो दूसरा इंडेक्स जिसे कहते हैं ना, वो डिफरेंशियल भरने की कोशिश करेगा। ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैंने 3 बार ये बात बोली थी कि दैट डिफरेंशियल इज गोइंग टू बी फिल्ड। वो जा रहा है फिल करने के लिए, और ये कुछ नहीं था। 422 क्या था? जाइए अपने चार्ट्स पे जाके ड्रॉ कीजिए 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जाइए जाके ड्रॉ कीजिए, मैं भी कहता हूं आपको सभी को, जाके ड्रॉ कीजिए 10 डे में। दैट एक बार लिखे आइए RS1 की जोन। जैसे ही आप इस चैलेंजिंग जोन, आप शुक्रवार के स्विंग लो, आप मंडे के स्विंग हाई, आप ट्यूसडे के स्विंग हाई को जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे निफ्टी पर, दैट 345 आप जाएंगे, अ ट्रैजेक्टरी कॉल 422, दैट इज कॉल्ड 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप गए 10 डे में 422 छू के आ गए। देखिए 422 से लेकर 483 और ये 540 है ना, दैट्स अ टफ वन। इसके लिए आपको 422 के ऊपर स्टैंड करना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर 422 जो लेवल है ना श्रेया, उसको हमने 1 जून से लेकर अब तक, यानी इस पूरी सीरीज में अब तक नहीं रीगेन किया है। यानी हमने 10 डेमा के ऊपर एक भी दिन ट्रेड नहीं किया है। सो अगर आप कल्पना करना चाहते हैं 540 की, तो आपको 422 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। वो नहीं हुआ और हम बैकफुट पे आ गए। मैं आपको इस वक्त के स्टैट्स दिखाता हूं श्रेया, एक बार कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। अभी भी मेरे ख्याल से अब एक अच्छा ट्रेड मिलकर जा चुका है श्रेया। मैं यहाँ पे फर्दर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप निफ्टी को यहाँ पे बाय कीजिए। एडवोकेट में ये करूंगा कि अगर फर्दर डिप टुवर्ड्स, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां पर है, 23,300 पे और 200 पे। ये एक डिप मिल जाए ना टुवर्ड्स 280, 250, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा। अदरवाइज मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि 422 के ऊपर 10 डेमा के आप ऊपर क्लोज हो। अगर आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है, अगर हमें वीकनेस को ही बाय करना है, तो हम यहां क्यों बाय करेंगे, हम थोड़ा सा और नीचे बाय करेंगे। सो रादर आई विल वेट फॉर 23250, 220 टू एंटर इनटू एन लॉन्ग, और एल्स आप 422 के ऊपर सेटल हो जाइए, तब बात करेंगे श्रेया। ये तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने समझ लिए। 422 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो हमने ब्रीच किया, इनफैक्ट वहीं पर है, लेकिन इसके ऊपर हम बढ़ पाते हैं कि नहीं, जो कि बड़ा सवाल वीरेंद्र जी ने उठाया, वही सभी के जहन में है। निफ्टी के लेवल्स तो डिस्कस कर लिए सर, लेकिन बैंक निफ्टी जहां पर कल भी स्ट्रेंथ थी, आज भी स्ट्रेंथ है। हालांकि कल के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रेंथ गवाई है, क्योंकि PSU बैंक से उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा जितना प्राइवेट बैंक ने आज कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन बैंक निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे, वहां तक तो पहुंचा है। आज का इंट्राडे हाई 55,550 तक का है। क्या किया जाए बैंक निफ्टी पे? अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या समझते हैं आप, किस साइड लेवल्स क्रॉस होंगे तो एक और बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी में? बिल्कुल, देखिए श्रेया, तो ये तेजी ये लगभग आप समझिएगा कि 2 जून से, ये मैंने क्या कहा आपको, 1 जून से लेकर अब तक निफ्टी कभी भी 10 डेमा के ऊपर नहीं गया। और निफ्टी बैंक 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, सिर्फ मैं अगर 8 जून को छोड़ दूं तो 9 जून और आज 10 जून को, इन सारे के सारे दिन तेज रहा है, ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है। मेरे को लेवल देखते वक्त अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखना था। आज सुबह मैंने एक बात कही थी, बेस लेके आइए, बेस 1 रहे तो कमिटेड रहिए ट्रेड पर, चाहे वो कल के लॉन्ग थे या फिर इंट्राडे बाय ऑन डिप्स। क्या था 55, मैंने आपको सुबह एक्सप्लेन किया था, आपने नोट भी किया था श्रेया, 54,986, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये रहे पहला बेस, हम कमिटेड रहेंगे कल के लॉन्ग्स पे, हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। और हमें कहां जाके छोड़ना है इस ट्रेड को, और वो ट्रेड हमने छोड़ा अप्रॉक्सीमेटली 464 और 660 के क्लस्टर में, और निफ्टी बैंक का हाई रहा है 609। क्यों? जाइए रीड कीजिए 25 मई, 26 मई, 27 मई और 29 मई की कैंडल्स को। मैं सिंपली कह रहा हूं, आप जाके उन कैंडल्स को रीड कीजिए। वहां पर भी कैंडल्स का हाई 50 डे में था। आप गए, आपने एक अच्छी जगह जाके ट्रेड छोड़ दिया। अब मैं कहूंगा अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है वहां पे तो ठीक है, वेट नाउ, वेट फॉर 660 के ऊपर।
660 के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी श्रेया, देन उसका मीनिंग होगा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 56,060 विच इज 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तब हम 56,060 के लिए प्रिपेयर करेंगे। बेस नहीं, रेजिस्टेंस रखिएगा प्लीज यहाँ पर। अगर हम 55,660 के ऊपर क्लोज हो जाएं, देन वी विल प्रिपेयर फॉर 56,060, 56,020 और 56,090। वहां पे क्या है, वहां पे आपका 100 डे में आता है करीब करीब 56,060 पे, और आपका 200 डे में आता है करीब 56,290 पे। तो अगर आपको अगले ट्रांच के लिए प्रिपेयर करना है तो निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा 23,422 पर, और अगले ट्रांच के लिए प्रिपेयर करना है तो निफ्टी बैंक को क्लोज देना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 55,660 के ऊपर। श्रेया इम्पोर्टेंट जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लोजिंग के हिसाब से भी हमने समझ लिया कि क्लोजिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मार्केट में तेजी है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ रही कि क्रूड 92 के नीचे आया, तो क्रूड में कमजोरी ने आज मार्केट को सपोर्ट किया। और कल एफआईज की बिकवाली थोड़ी कम थी। इस महीने में अगर आप देखें तो कल एफआईज की बिकवाली थोड़ी कम थी, और एफएमसीजी पैक जैसे काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं आज मार्केट में, तो ये अच्छी चीज़ है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करूंगी, और आपके स्क्रीन पर है इस वक्त एफएमसीजी पैक के काउंटर्स आपको नजर आएंगे। एचयूएल पे तो रिपोर्ट भी थी आज, इनफैक्ट कोलगेट पे भी रिपोर्ट थी, बुलिश रिपोर्ट आज आती हुई। तो देखिए 2% से ज़्यादा चढ़ गया, और निफ्टी के गिनर में शुमार है एचयूएल। प्राइवेट बैंक्स में स्ट्रेंथ है, इसलिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक चला है आज। देखिए 2% एचडीएफसी बैंक चला है, एक्सिस बैंक भी 2% से ज़्यादा चला है, इसने सपोर्ट किया है। और जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आप बात करें तो इसने भी निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई है, 2% ऊपर है, जबकि मेटल में आपको कमजोरी नजर आएगी। उसके बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर। आज रियल्टी पैक में भी कमजोरी है, लेकिन फिनिक्स मिल्स अपने एक अलग चाल चल रहा है, 2% ऊपर है आज के सत्र में, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। सीमेंट पैक में कल भी हमने स्ट्रेंथ देखा और आज भी स्ट्रेंथ है। श्री सीमेंट आपको ऊपर नजर आएगा 3% के ऊपर। कोलगेट का मैंने जिक्र किया, लगभग 2.5% की तेजी। और अगेन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर है आज के सेशन में। लेकिन कमजोर कौन से स्टॉक्स हैं? पूरा मेटल पैक, टाटा स्टील, हिंडाल्को नजर आएगा 3.5% लुढ़क गया आज के सेशन में इनफैक्ट। और जो कुछ काउंटर्स जो पिछले कुछ सत्रों से साथ दे रहे थे, जैसे कि कोल इंडिया, यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई है 2.5%। और क्रूड में नरमी का इम्पैक्ट ओएनजीसी पर लगभग 2% से टूट कर रहा है कामकाज। इनफैक्ट वायदा बाजार में देखेंगे तो ऑयल इंडिया क्रूड का गेन इम्पैक्ट 8% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सेशन में। और जिस तरीके से गोल्ड में गिरावट आई है, मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स देखिए 3% की यहाँ पर गिरावट, और मनप्पुरम तो 5% से ज़्यादा लुढ़क गया। इंडियन बैंक भी आप देखें आज के सत्र में काफ़ी कमज़ोर है, चार्ट्स पे भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, 4% नीचे आपको ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पे एक्शन हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। लेकिन इस शो में होगा क्या वो समझा देती हूँ, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे, आशीष कयाल, अरुण कुमार मंत्री और अमोल अठावले जी से 2:20 पर नूपुर बताएंगे कि एफएमसीजी से इतनी अच्छी खासी तेजी क्यों है। और 2:30 बजे रचना बताएंगे आपको कि रिलायंस और मेटा डील में कितनी अहम चीज़ें हैं ये। 2:35 पर कंचन से समझेंगे कि गोल्ड फाइनेंस और ज्वेलरी शेयरों में दबाव की वजह क्या है। 2:40 पर आशीष वर्मा से जानेंगे कि मई में म्यूचुअल फंड के आंकड़े कैसे रहे। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि पीएम मोदी कार्यकाल के 12 सालों में कितना बदला देश। और 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह। 3:10 पे वीरेंद्र जी से स्ट्रैटेजी लेंगे कल के लिए। 3:15 पे होगा डेली रूम चेक। 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, तो श्रेया से आपने कार्यक्रम का क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पे करते हैं। पहले याद रखिएगा थोड़ी सी बाजार में टर्बुलेंस है और निफ्टी अब थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ देर पहले। पॉसिबल चांस ऑफ रिट्रेसमेंट 23,330 पर, तो एकदम से अगर आप देखें प्रवाह नीचे की तरफ शुरू हुआ है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरा ध्यान है भारत फोर्ज में थोड़ा डिफेंसिव पैक है, साइडवेज जोन में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेड करें 1954 पर, स्टॉप लगाएंगे 1940 पर, करीब 14 रुपए का स्टॉप। आई थिंक ऊपर चलेगा तो 1990 पॉसिबल। भारत फोर्ज गाबसर को पसंद आ रहा है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक।
गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने मिल रही है हिंडाल्को में, जहाँ पे मुझे लगता है कि और भी प्रेशर बिल्ड होते हैं देखने मिलेगा। हालांकि हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन आज जो उसने 1050 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से 980 तक का एक फॉल यहाँ पे हिंडाल्को में आते हुए देखने मिल सकता है। 1070 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मुझे लगता है हिंडाल्को यहाँ पे सेल साइड में देखने मिलेगा। तो 980 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, हिंडाल्को आपका सेल कॉल है 1042। मेटल्स अगर आप देखें इस वक्त एक्यूट प्रेशर में है। आशीष कयाल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए, मेरा ट्रेड होगा चंबल फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर स्टॉक में कल से ही हलचल देखने मिल रही है और चंबल फर्टिलाइजर ने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। काफी समय से ये रेंज में था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट ऊपर की ओर आना चाहिए। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग पिकअप हुए आज के दिन में। इसका जो टारगेट ऊपर में वो 505 का है, स्टॉप लॉस 460 का लगाना होगा। चंबल फर्टिलाइजर, आगे बताऊंगी कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी क्यों है आज के सेशन में। खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड बताएं। जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अगेन मारुति के साथ ही जाना चाहूंगा। मारुति में एक अच्छा इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, साथ ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम किया है, तो मारुति में खरीदारी करके चल सकते हैं। 13,180-90 के आसपास बाय करें। 13010 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 13,440 तक के टारगेट मारुति में आ सकते हैं, तो एक अच्छे बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से मारुति को बाय करके चल सकते हैं। ओके, मारुति आपका बाय ट्रेड है 13,190 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। अरुण जी का ट्रेड हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं अमोल के पास। अमोल जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। नेस्ले के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1440 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1500 के, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1410 का। आज एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड में देखा है स्टॉक, और वीकली चार्ट्स पे काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल देखने को मिला है। एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 1410 लेवल मेंटेन करता है तो 1500 तक ये रैली अपना कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। नेस्ले इंडिया, ये हो गए अमूल जी के पिक। इनफैक्ट जो भी कॉल्स आए हैं एक सेल का आया है, बाकी सभी बाय का है। रिकैप करते हो थोड़ी देर में, लेकिन गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट जिस तरीके से है, आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आइडिया? धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, बुनियादी तर्क के आधार पर ये लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो तो वित्तीय क्षेत्र में से निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक 1300 के ऊपर के अभी फिलहाल स्तर दिखाई दे रहे हैं। काफी लंबे समय से श्रेया जी यहाँ पर खरीदारी की राय रही है हमारी, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के और आने वाले वित्तीय वर्ष के, वो काफी सकारात्मक, और जो भी बदलाव आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ, और एक्सिस आपको 2% ऊपर नजर आएगा। ऑलमोस्ट डेज हाई से थोड़ा फिसला, लेकिन शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि के नजरिए से गौरांग जी की पसंद हो गई। टेक्निकल कॉल्स, इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लें आप। गाबरसन ने भारत फोर्ट चुना है। अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में 1990 के लिए आप देखें, 1940 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय गाबरसर की तरफ से। विकास जी कह रहे हैं कि हिंडाल्को आज काफी कमजोर हो गया चार्ट्स पर, क्योंकि मेटल पैक में प्रेशर भी है, तो बिकवाली करके यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं आप। 980 के नीचे के टारगेट के लिए इसे देखें। 1070 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। आशीष जी ने कहा है कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस से चुनना चाहेंगे, वो जहां पर स्ट्रेंथ है आज अच्छी खासी। 505 के टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। 460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी ने ऑटो स्पेस से मारुति चुना। सुबह मैं भी देख रही थी, अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा था। 13,400 के टारगेट के लिए आप इसे देखिए। 13,110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमूल जी ने एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया चुना है। खरीदारी की राय इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, तो इसने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एफएमसीजी पैक में भी अगर आप देखें
नेस्ले की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 1500 की टारगेट के लिए आप देखें इसे और 1410 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में गौरांग जी ने अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया बताया है एक्सिस बैंक। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, लंबी अवधि की नजरिए से काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन आज अगर आप बात करें तो FMCG पैक ही आउट परफॉर्म कर रहा है लगभग 1.5% की तेजी के साथ इनफैक्ट। लेकिन गौरांग जी, आज आपने एम्फी डेटा देखा होगा, मई का म्यूचुअल फंड डेटा आया। लार्ज कैप में इनफ्लो घटे हैं, मिड कैप में इनफ्लो घटा है, स्मॉल कैप में घटा है, SIP भी थोड़ी घटी है, हालांकि 31,000 के आसपास कायम है। लेकिन इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? और उस आंकड़े के बाद जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, थोड़ा ना मार्केट पर भी उसका नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला, थोड़ा सा ब्रेथ खराब हुआ। तो क्या ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कहेंगे, इन्वेस्टर बिहेवियर कहेंगे कि जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 2 साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है? क्या टेक होगा आपका एम्फी डेटा पर? श्रेया जी, इस 2 साल में ऐसे भी कई महीने रहे जहां पर ऐतिहासिक स्तर पर पैसे आए हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। तो केवल मात्र 1 महीने के आंकड़े को देख करके अगर आप अपनी निवेश की रणनीति में बदलाव करते हैं तो ये मेरे ख्याल से सूझबूझ और समझ वाली रणनीति नहीं होगी। और एज अ डिस्क्लोजर मैंने कई बार ये कहा है हमारी चैनल CNBC आवाज पर और सहयोगी चैनल CNBC बाजार और CNBC TV 18 पर के मेरी महीने में 4 SIP जाती है। इस महीने एक नई SIP मैंने शुरू की है। तो मेरा योगदान तो बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है जहां तक इनफ्लोस का सवाल है। और मैं दरखास्त करूंगा आपके दर्शकों को और निवेशकों के, इस प्रकार के माहौल में आपको अपनी SIPs तो निरंतर जानी चाहिए, लेकिन हो सके तो उसको बढ़ाना चाहिए, या फिर नए म्यूचुअल फंड आपको समझ में आता है तो वो भी शुरू करना चाहिए। इस आंकड़े को देख करके, 1 महीने को आंकड़ों को देख करके आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार के बाजार और माहौल होता है श्रेया जी, जहां पर आप डटे रहते हैं और अगर आपको विश्वास है कि लंबी अवधि में बाजार यहाँ से सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा, तो इसका सकारात्मक परिवर्तन जो है आपकी निवेश की गई पूंजी और उस पर किए गए मुनाफे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि आपको ज्यादा यहाँ पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए इस आंकड़ों को, या ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। गौरांग जी कह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रेया, असल में हुआ क्या था, मेरी भी ना एक SIP मिस हो गई थी पिछले महीने। मुझे नहीं मालूम इतना इम्पैक्ट पड़ गया, उसी का इम्पैक्ट पड़ा है। आपने क्यों मिस किया? गौरांग जी ने एक SIP बढ़ाई, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मेरा भी एक मिस हो गया था उसका सर। मुझे 16 जून तक दोनों भरने हैं, मई के भी जून के भी है। खैर, ऑन द लाइटर नोट ये बात कर रहा था मैं, बट ठीक है। बट गौरांग, एक बात बताइएगा, जो आपके गोल्ड और सिल्वर के SIPs हैं उन पे क्या करना चाहिए? आई मीन एक वाकई एक ऐसा दौर जब इन्फ्लेशन बढ़ना, दूसरा बात गोल्ड एक यील्ड देने वाला एसेट नहीं है ना इन प्रिंसिपल, और US में जिस तरीके से यील्ड बढ़ रही है, जिस तरीके से सेकेंड हाफ में वहाँ पे रेट हाइक की बात हो रही है, ग्राउंड पूरा तैयार है, स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट, अभी थोड़ा सा क्या अपने आप को ट्रिम डाउन करना चाहिए गोल्ड सिल्वर पर? मैं ये मानता हूँ वीरेंद्र के पहले तो सोने और चांदी में जो निवेश होता है, चाहे वो आप सीधे करें या फिर म्यूचुअल फंड या ELSS ETF द्वारा करें, क्षमा चाहता हूँ, ELSS का ETF द्वारा करें या फिर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स के द्वारा करें, वो निरंतर होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों प्रकार ऐसे हैं, एसेट क्लासेस ऐसे हैं वीरेंद्र, जो आपको शायद 1 साल 2 साल या 3 साल कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे जहां थे वहां, टस के मस रहेंगे। लेकिन जब चाल आती है इसमें वीरेंद्र, और ये मैं इतिहास बता रहा हूँ पिछले कुछ सालों का जो रुझान आया है, तो उस साल में जब ये चलना शुरू करते हैं तो ये 2 गुने से ऊपर हो जाते हैं, और हमने ये अभी देखा था। और ये एक ऐसा एसेट क्लास है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको आपको 3 या 5 साल के नजरिए से देखना चाहिए। साल, 1.5 साल, 2 साल ये पर्याप्त समय सीमा नहीं होगी। और वास्तविकता ये भी है, मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़े हैं, अब ये कितने सत्य या असत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 3 या 5 सालों में चांदी के और सोने के दाम यहाँ से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो और एक बात ये भी है, जैसे अनुशासन होता है ना वीरेंद्र बाजार में, कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश कीजिए ताकि आपका जोखिम जो है वो फैल जाए। किसी एक एसेट क्लास में आप निवेश कर देते तो जोखिम बढ़ जाता है। तो मैंने हर बार हमारी जो निवेशकों को जागरूक करने का अभियान हम चलाते हैं, उसमें मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपए पे 15 या 20 रुपया गोल्ड रिलेटेड या सिल्वर रिलेटेड एसेट क्लासेस में आप निवेश बिल्कुल करिए।
ये बात हो गई म्यूचुअल फंड के आंकड़े मई के, और साथ ही सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ्स में आपको करना क्या है। लेकिन आज का हीरो ऑफ द स्पेस अगर बात करें तो एफएमसीजी पैक ही है, और आज सभी शेयरों में अगर आप देख लें एफएमसीजी पैक की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सेक्टर फोकस में क्यों आया, क्यों अच्छी खासी तेजी है, एक बार डिटेल समझ लेते हैं। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए हैं जो कि काफ़ी बुलिश हैं। एक बार नुपुर से रिविजिट करते हैं उसको। नुपुर, गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी पैक में बाहर, काफ़ी दिनों बाद बाहर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है एफएमसीजी सेक्टर को लेके बात करें तो गेनर, आपको जितने भी टॉप गेनर्स हैं आज वो एफएमसीजी के ही सेगमेंट से नजर आएंगे। 3 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। जैसे कि आपने कहा काफ़ी दिनों बाद बाहर नजर आ रही है, वैसे ही एमके ने कुछ वापस से शुरुआत की है। फिर से एक बार कवरेज की शुरुआत 10 एफएमसीजी स्टॉक्स पर एमके की तरफ से आती हुई नजर आई है। एमके का मानना है कि प्रीमियमाइजेशन का एक बड़ा बेनिफिट एफएमसीजी स्टॉक्स को आते हुए नजर आ सकता है। क्विक कॉमर्स पर भी यहाँ पर भरोसा जताया और इसीलिए फिर से एक बार यानी कि रिज्यूम की अपनी कवरेज एफएमसीजी स्पेस पे और 10 स्टॉक्स जो है उस पर अपने टारगेट्स भी दिए। एमके का मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाल ही में गिरावट के बाद जो इन कंपनीज के वैल्यूएशंस काफ़ी सपोर्टिव उन्हें नजर आते हैं और इसी वजह से एफएमसीजी शेयर्स जो है आपको काफ़ी सस्ते भाव पर मिलते हुए दिखेंगे। 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन के नीचे फिलहाल कारोबार ये पूरा का पूरा सेगमेंट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 2 बड़े रिस्क हैं जो कि एमके ने हाईलाइट किए। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी वॉर को लेकर, उसका इम्पैक्ट जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलता है क्रूड के भाव के वजह से। लेकिन फिर भी इन सब को छोड़ के प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो प्राइस हाइक से इनको बेनिफिट मिलते हुए नजर आ सकता है। दूसरी बड़ी चिंता जताई है एल नीनो को लेकर। हो सकता है बारिश कम हो तो डिमांड पर थोड़ा असर देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनीज अपना प्रीमियम सेगमेंट का कारोबार बढ़ाती है तो इन्हें बेनिफिट मिलते हुए नजर आएगा। कवरेज की शुरुआत में 10 फिर से जो शुरुआत की गई है उसमें 10 नाम आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर गोदरेज कंज्यूमर बाय रेटिंग के साथ 23% का अपसाइड एमके को यहाँ से नजर आता है। हुनासा, और हुनासा की तो आज एनालिस्ट मीट भी है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। 22% का अपसाइड एमके को यहाँ से दिखता है। ब्रिटानिया की बात करें तो 21% का अपसाइड उन्हें यहाँ पर भी नजर आता है। मैरिको में भी देखें तो 17% के अपसाइड के साथ यहाँ पे टारगेट देते हुए नजर आए बाय की रेटिंग के साथ। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली आईटीसी यहाँ पर भी वापस से कवरेज की शुरुआत की गई है, यहाँ पर भी भरोसा बनते हुए नजर आ रहा है एमके का। साथ ही साथ डाबर, कोलगेट और नेस्ले की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट आई है एक्सिस कैपिटल की, जहाँ पे प्राइस हाइक को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, जहाँ पे उनका मानना है कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं 4 से 11% का प्राइस हाइक यहाँ पर लेती हुई नजर आई है। चाहे वो HUL हो, मैरिको हो, कोलगेट हो, सारी कंपनीज ने अपने प्रीमियम कैटेगरी में प्राइस हाइक किया है। एक और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है जहाँ पे ये सारी कंपनीज फोकस में आती हुई आपको नजर आएगी। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। सबसे पहले कोलगेट पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार तो रखा है, लेकिन 2250 का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट यहाँ पर भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। HUL पर भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है और ये भी यही इंडिकेट कर रही है कि काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है एफएमसीजी सेगमेंट में। एफएमसीजी सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश रिपोर्ट आती हुई। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए और डिटेल्स रखने के लिए सामने। कोलगेट देख लीजिए आप, नेस्ले इंडिया देख लीजिए, HUL देख लीजिए, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। कोलगेट तो इनफैक्ट आज वायदा का भी टॉप गेनर बना हुआ है। अच्छी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में और प्राइस हाइक भी ले रही है अब कंपनी, जिस तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिला है रॉ मटेरियल में। कोलगेट रखिए। और विकास सालुंखे जी, आप देखें कोलगेट का चार्ट, आज अच्छी तेज़ी, लेकिन पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न मिला नहीं है इससे। पिछला साल भी काफ़ी ख़राब रहा था। क्या लगता है आज के एक्शन को देखकर दमखम नजर आ रहा है? क्या इन स्तरों से देखा जाए कोलगेट को? जी, अगर देखो तो टेक्निकली यहाँ पे एक RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर वहाँ पे क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। 50 DMA के ऊपर आज ये ट्रेड करते हुए भी देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये 200 DMA की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा। 2100 तक का मुझे भी लग रहा है कि आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 2030 के आसपास एक इम्पोर्टेंट बेस अभी ये स्टॉक ने बना लिया है, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं 2100 के टारगेट के लिए। ओवरऑल पूरे एफएमसीजी सेक्टर में अगर करूँ तो कोलगेट भी यहाँ पे अच्छा है। आईटीसी में भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट फिशिंग होते हुए देखने मिल रही है। 270 एक इम्पोर्टेंट बेस आईटीसी में भी देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये 310 304 के आसपास की रेंज में वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 275 274 इम्पोर्टेंट बेस अभी यहाँ पे देखने मिलेगा।
तो ये दोनों काउंटर में मुझे लगता है एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। ओके आईटीसी ये एक विस्तृत चर्चा हुई यहाँ पे एफएमसीजी कंपनियों पर स्ट्रक्चर पर आईटीसी आपकी स्क्रीन पे द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक विद इन एफएमसीजी। लेकिन मैं थोड़ा सा केमिकल बास्केट को एनालाइज कर रहा था, हालांकि मेरी नज़र बार बार एक्सिस बैंक पे जा रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप देखें तो इंडेक्स हैवी वेट से अपने आप को अगर आप देखें बाहर निकालना चाह रहा हूँ। और लेट्स फोकस ऑन एसआरएफ एट 2753। आशीष कयाल जी, ये स्टॉक आज एक बड़े एवरेज को स्ट्राइक तो कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, बट इट्स फोर्थ टाइम इन आई थिंक रीसेंट पास्ट। मेरे ख्याल से 6 मई से लेकर अब तक यानी एक महीने में इट्स अ फोर्थ अटेम्प्ट टू क्रॉस एक बड़े एवरेज को, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज को। आपकी ये राय क्या बन रही है इस वक्त? अगले कुछ दिनों के लिए कोई अच्छा ट्रेड इमर्ज हो रहा है क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल वीरू, जस्ट एक डिस्क्लेमर है कि ये पोजीशंस हमारे पोर्टफोलियो में भी होल्डिंग्स में है। और एसआरएफ में अगर आप देखें तो 2600 से इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। और आज के दिन जो प्रीवियस काफी सारे दिनों से ये जो 2750 का आंकड़ा है वो पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज वापस से अटेम्प्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट तो ऊपर की ओर आना चाहिए और 2900 का जो लेवल है वो हमें ये दिखा सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है इन एंटिसिपेशन की ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट है इसलिए। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, आज के डे लो का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 2690 का, थोड़ा सा नीचे वहां से 2690। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है करंट लेवल से लॉन्ग जाने के लिए। एक बार आप देखिए एसआरएफ को, मुझे पूरा का पूरा सेक्टर रखेंगे डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार। व्हाट अबाउट यूपीएल क्या कर रहा है? ये करीब करीब 619 पे, ये बैकफुट पे, लेकिन आई थिंक सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, श्रेया क्या कह रही थी वो रिपोर्ट? इनफैक्ट क्या डेवलपमेंट है इस स्पेस में? हाँ सर, डेवलपमेंट है कि एक ऑप्टिमिस्टिक बातें निकल कर आ रही हैं सामने। फाइनेंशियल 27 में शायद सब्सिडी दोगुनी हो सकती है स्पेस को लेकर, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव आपको ये पूरा स्पेस नज़र आएगा, बास्केट नज़र आएगा, चाहे कोई भी स्टॉक आप रखें। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है और उसके कारण हमने गैस और फर्टिलाइज़र के रॉ मटेरियल में अच्छी खासी तेज़ी देखी। अब इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र और रॉ मटेरियल का एक बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए कॉस्ट प्रेशर बढ़ने का एक रिस्क हो जाता है। लेकिन फार्मर्स पे बोझ ना पड़े, उन पर प्रेशर कम पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाने पर अब विचार कर रही है। तो ये खबरें आ रही है गवर्नमेंट सब्सिडी फाइनेंशियल 27 में और बढ़ा सकती है। इस बेसिस पर आज ये पूरा स्पेस चला है। तो सब खबरें ये हैं कि सब्सिडी एलोकेशन फाइनेंशियल 27 में 1.71 लाख करोड़ से बढ़ाकर 3.42 लाख करोड़ तक की जा सकती है, इसलिए आप ये एक्शन देख रहे हैं। और इससे फर्टिलाइजर कंपनीज का जो कॉस्ट प्रेशर है वो कम होगा और कैश फ्लो बेहतर रह सकता है। इस ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ के बाद आप देखें फैक्ट, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, एनएफएल, गुजरात फर्टिलाइजर सभी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 5-6% की तेज़ी इन सारे काउंटर्स में नजर आ रही है। आपने एसआरएफ पे चार्ट चेक लिया क्या सर? अभी आपने एसआरएफ पे बात कर रहे थे ना? एसआरएफ पे चार्ट चेक लीजिए। ओके चलिए तो हाँ ये आपकी राय यहाँ पर आशीष कयाल जी, फर्टिलाइजर स्पेस में आपको क्या ठीक लग रहा है इस वक्त? फर्टिलाइजर स्पेस में देखिए, जैसे दीपक फर्टिलाइजर कल के दिन मैंने दिया था ऑलरेडी, आज अभी जो पहला कॉल मैंने दिया वो चंबल फर्टिलाइजर पे दिया। तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। और दीपक फर्टिलाइजर पे मैं फॉलोअप अपडेट वापस से दे देता हूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में आया है, लेकिन ओवरऑल रुझान यहाँ पर भी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ऊपर में दीपक फर्टिलाइजर में भी 1600 का आंकड़ा देखा जा सकता है और नीचे में जो सपोर्ट है वो कल के जो लो के आसपास है 1455 का सपोर्ट है। और चंबल फर्टिलाइजर का कॉल ऑलरेडी दे चुके हैं, वो उसका टारगेट 505 का है जो अभी आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस पूरे स्पेस की। अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से विकास जी से और साथ ही आशीष कयाल जी से। तो गाबा से शुरुआत कीजिए, फिर कैश में कौन सा काउंटर पसंद आ रहा है आपको? एक स्टॉक है अकुम्स ट्रेड कर रहा है 593, स्टॉप लगा कि 580, टारगेट लगता है 610 के पॉसिबल है या 610 अकुम्स। ओके अकुम्स ड्रग्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका बाय कॉल इस वक्त ऑलमोस्ट 8% डे हाई पर है। बड़ा अच्छा स्टॉक पिक किया प्रकाश सर ने, यहाँ पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। दूसरा ट्रेड पिक करते हैं विकास जी से, आज का कैश स्टॉक। विकास क्या पिक कर रहे हैं आप? जुबलिंग फूडवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 428 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 448 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। 420 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 420 के स्टॉप लॉस से 448 के टारगेट के लिए जुबलिंग फूडवर्ड को बाय कर। जुबिलेंट फूड विकास जी की पिक हो गई, इसमें भी अच्छी तेजी, डेज हाई पर ये भी कर रहा है कामकाज। आशीष जी कैश में फिर कौन सा काउंटर आपको पसंद आ रहा है?
देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओवरऑल बैंकिंग स्पेस लीड कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी देखा मैंने कि निफ्टी अगर आप देखेंगे जब निफ्टी यहाँ से 24,100 पे था, वहां से करीबन अगर देखें तो 800 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी उसी लेवल्स पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो ये आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग जो लीड कर रहा है यहाँ पर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर में आ सकता है। टारगेट जो है यहाँ पर 89.50 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे में आपको 82 का लगाना होगा। बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया बात रही है। अच्छा एक काम करिए जरा डायरेक्टर साहब, प्लीज़ निफ्टी और निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। निफ्टी और ड्रिफ्ट हुआ है वर्सेस डेलो, इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट डाउन अबाउट 122 पॉइंट्स और एक डिफरेंशियल है यहाँ पर। निफ्टी बैंक भी रखिएगा प्लीज़ जरा यहाँ पर। तो निफ्टी बैंक करीब करीब इंटरडे हाई लगा 55,609 का, है ना, वो भी रिट्रेस हुआ, बट इसका रिट्रेसमेंट नॉर्मल है और उसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, उसमें हल्का सा रिट्रेसमेंट कूलिंग ऑफ, लेकिन निफ्टी रिट्रेस हुआ है। अब जिसे मैं कह रहा था ना कि डिप टुवर्ड्स वेट फॉर 23,250 230 वो आ रहा है, और इसका एक बड़ा कारण है कि रिलायंस इंट्राडे हाई से स्लिप हुआ है। रिलायंस ने आज एक अटेम्प्ट लिया एक अच्छी खबर के बीच में टू स्ट्राइक इट्स 10 निमा, और एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ये बड़ा स्टॉक, निफ्टी और रिलायंस का दोनों का अगर आप देखिए 10 निमा ड्रॉ कर दीजिएगा, दोनों ही स्टॉक और इंडेक्स गए अपना 10 निमा छू के आए और अब बैकफुट पे, इसलिए मैं थोड़ा सा अगर आप देखें स्केप्टिकल फील कर रहा था इंडेक्स पे, तो ये बैकफुट पे है। और कौन कौन से काउंटर्स हैवी वेट्स में बैकफुट पे हैं? इंडसइंड बैंक बैकफुट पे, कंप्लीट रिवर्सल। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में मन्नापुरम फाइनेंस, इस पर हम बात भी कर रहे थे, मन्नापुरम अब 290 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वो स्टॉक्स जहाँ पे इस वक्त शॉर्टिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ये इस वक्त डेलो के आसपास आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे पेन वाकई है। प्रकाश सर, मन्नापुरम पे आपका टेक, बड़ा एवरेज टूटा है सर, और एक और बड़ी बात 27 अप्रैल से चली आ रही पूरी एवरेज पूरी बेस टूटी है सर, यहाँ पर आपका टेक क्या कह रहा है इस पे? एक्चुअली मणप्पुरम का इनिशियल संकेत दे दिया था वीकनेस का अराउंड 330 के आसपास, वहां से जो गिरावट हुई है फिर 310 में और टूटा, अब 289 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्टिल वीक, 280 तक भी स्लाइड हो सकता है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 295 एंड ट्रेड शॉर्ट, अब भी मुनाफा बन सकता है ऑन डाउन साइड। यस, मणप्पुरम स्टिल वीक। मन्नापुरम फाइनेंस डेज लो पे कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां पर खासा दबाव देखने को मिल रहा है, सभी मुनाफा वसूली और वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। लेकिन रिलायंस लेकर आई एक बार स्क्रीन पर, और रिलायंस अब आपको ऊपरी स्रोत से गिरता हुआ नजर आएगा। खबर बड़ी थी, हालांकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा हमने शुरुआत में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो मेटा के साथ एआई डेटा सेंटर को लेकर करार किया है, एक अपने आप में बड़ी खबर, और इस खबर को रिविजिट करते हैं। रचना जी जुड़ रही है मेरे साथ। रचना, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो ये बताइए कि रिलायंस ने जो मेटा के साथ ये करार किया है, कितनी बड़ी खबर है और क्या डिटेल्स? तो यहाँ पे दो बड़े नाम जो है फिलहाल शुरुआत में हम बात करेंगे मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। अब इन दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है कि जामनगर, जो कि गुजरात में रिलायंस का एक हब है हमेशा से, इतने सालों से, वहाँ पर एक डेटा सेंटर चलेगा। तो अब हम ये बात पहले से जानते हैं कि जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस चलाया जाएगा रिलायंस की तरफ से। उसमें मेटा अब आ चुका है और वो साथ मिलके एक 168 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर चलाएंगे। अब ये ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें रिलायंस इसको बनाएगा और मेटा उसको चलाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, एक ग्लोबल कंसर्न जो है डेटा सेंटर्स के आसपास, उनका एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, पावर और वाटर कंजम्पशन का है। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है डेटा सेंटर के अराउंड। तो उसको सॉल्व करते हुए इन दोनों ने अपनी अग्रीमेंट में बताया है, दोनों कंपनीज में, कि जो जामनगर डेटा सेंटर होगा वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, 100% रिन्यूएबल एनर्जी। और जो पानी यूज़ होता है डेटा सेंटर में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया भर में। वो पानी वो लेंगे डिसैलिनेटेड, मतलब फ्रेश वाटर लोकल सोर्सेज का कहीं पर भी टच नहीं होगा, कहीं पर भी एक्सप्लॉइट नहीं होगा, जो एक कंसर्न होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जामनगर एक ग्लोबल कैंपस बना रहा था डेटा सेंटर्स के लिए, मेटा एक शुरुआत है उनके लिए। अब मेटा एक ग्लोबल, उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, जो सी के जरिए केबल्स चलाता है, जो कि सबसे बड़ा है। क्योंकि ये सी के बाजू में है, अब उसमें रिलायंस का भी हाथ आ जाएगा। तो इंडिया का जो कंप्यूट कैपेसिटी है, अब जब हम एआई की बात करते हैं, कंप्यूट इज अ सुपर पावर, वो सुपर पावर अब इंडिया से चलेगा ये करार के चलते। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेटा का जो कैपेक्स गाइडेंस है 2026 के लिए,
इट इज़ अप टू $145 बिलियन, जो उनका पिछले से और उसके पिछले साल को मिलाकर भी उसका डबल बनता है। तो मेटा काफ़ी सीरियस है अपने कैपेक्स को लेके, और उनकी पहली शुरुआत हुई है रिलायंस के डेटा सेंटर के साथ। लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में बोला, ये 2 कंपनीज है, एक्चुअली 4 हैं। जैसे कि ये बात हुई कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, तो सेपरेटली जो डील है मेटा का वो है क्लीन मैक्स के साथ, जो हमने आज शेयर मार्केट में भी उसका रिएक्शन देखा कि क्लीन मैक्स ने कितना पॉजिटिवली रिएक्ट किया। क्लीन मैक्स से वो लेंगे कुछ 850 गीगावाट मेगावाट का सप्लाई क्लीन मैक्स से आएगा, जो कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में से होगा। उसके अलावा एक है फोर्थ पार्टनर एनर्जी, जो अबाउट 88 गीगावाट्स का सप्लाई देगा मेटा को फॉर दिस रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये है पूरा डील अराउंड मेटा एंड RIL, जो कि 2 बड़े नाम हैं, बट असल में ये 4 हैं, मेटा, RIL, क्लीन मैक्स एंड फोर्थ पार्टनर। द हेडलाइन इज ऑफ कोर्स मेटा एंड RIL। बिल्कुल, 2 बड़ी दिग्गज कंपनी जब आती है तो हेडलाइन वही बटोर ले जाती है। शुक्रिया रचना, जानकारी के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपने रखे। क्लीन मैक्स तो अभी भी 8-9% इनफैक्ट ऊपर कामकाज कर रहे हैं, हालांकि रिलायंस ने अपनी जो बढ़त है ऊपरी स्तरों से गवाई है। लेकिन गौरांग जी, ये डील कैसे देख रहे हैं आप? रिलायंस तो अग्रसर होकर काम कर रही है AI डेटा सेंटर को लेकर, मेटा के साथ ये करार, ऊपर से जो कंट्रोवर्सी जैसे कि रचना ने बताया पानी को लेकर होता है, अब उस मुद्दों को सुलझाने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी का होगा इस्तेमाल। कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप इसको, और क्या टेक आपका? श्रेया जी, अगेन एज अ डिस्क्लोजर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तो काफी सालों से हमारी खरीदारी की राय रही है, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है। अब ये जो खबर आई है, जो घोषणा की है कंपनी ने डेटा सेंटर्स को लेकर के, और किस तरीके से पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का काम करेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सब जो भी अब आगे जाकर के काम होगा जमीनी स्तर पर, वो उसको थोड़ा समय लगेगा कामकाज को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए, और फिर उस नए कामकाज को बैलेंस शीट पे आय और मुनाफे में योगदान देने के लिए। और पहले भी मेरे ख्याल से माननीय चेयरमैन साहब ने अपने AGM में टिप्पणियां करी थी नए युग के कारोबार को लेकर के, और किन किन जगहों पर ये अपनी मौजूदगी स्थापित करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही शानदार योगदान बैलेंस शीट पे आने वाले सालों में देगा, ऐसा अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पर खरीदारी की राय है, और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित नजर आ रहे हैं। ओके, रिलायंस पे ये गौरांग जी का टेक है। सेंस बाय कॉल कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑन रिलायंस। इस चैनल पर ये क्योंकि एक व्यू शेयर किया गया, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स से पहले एक निजी राय जरूर रखें। मीनवाइल आपके स्क्रीन पर निफ्टी 23,300 पे। हाँ, कुछ स्टॉक्स और लेके आइए जहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा पेन बढ़ रहा है। ONGC का पेन बढ़ना लाजमी है, लेकिन मेटल्स जो कोलैप्स हुए हैं उसमें वेदांता के साथ कुछ कारण और भी है, लेकिन हाँ 300 के नीचे आके स्लिप करके ट्रेड करता हुआ। बैंकों में इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, और एक बार लेके आइए आप MCX। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच कार्यक्रम में। चंदन, पहले तो एक आपका ट्रेड वो क्या होगा, और दूसरी बात ये MCX जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस थोड़े से श्रिंक हुए हैं हायर लेवल से, उसका इम्पैक्ट MCX पर, उसके पैटर्न पर विजिबल है ना? MCX को कैसे डील करना है अगर आपके पास है आपके पोर्टफोलियो में तो? बिल्कुल वीरू, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, निफ्टी में आज रिकवरी हुआ, बट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया। निफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज लेवल थे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल था 55,555, एग्जैक्टली उसी का हाई बनाया, और वहां से 200-300 पॉइंट कनेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं वापस एक रेंज बाउंड बायस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब स्टॉक वाइज बात करें तो मैं फोकस तो प्राइवेट बैंक पे करूंगा, या सिलेक्टिव मिड कैप बैंक्स पे फोकस करूंगा, और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बाई ऑन डिक्लाइन की हम रणनीति रखेंगे। और एक्सिस बैंक पे मौजूदा लेवल से देखें तो हल्का सा डिप आता है, तो 1285 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में 1360 तक के टारगेट के लिए। अब हम जहां तक MCX की बात करें, देखिए MCX में एक बार का ट्रेंड अटक चुका है, यानी कि जो 22 मई वाले वीक में जो बेरिश कैंडल बना था वीकली चार्ट में, उसने पिछले 6-7 वीक का हाई टॉप साइड बॉटम को निगेशन दिया, और उसके बाद में हर बाउंस पे अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इनफैक्ट पिछले 5-6 दिन में 50 डे में संभाल नहीं पाया, और डिप देखने को मिले तो थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे बन सकता है। देखिए, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, हम काफी बुलिश इस काउंटर में रहे हैं, नीचे में 900, 950, 1000 के लेवल से, बट एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। नीचे में मेरा मानना है 2600 से लेके 2550 तक के डाउन साइड एक बार के लिए MCX में देखे जा सकते हैं।
ओके, एमसेक्स में थोड़ी और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, अभी भी डेज लो पे कर रहा है कामकाज। और साथ ही एक्सिस बैंक का भी जिक्र किया, जहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। गौरांग जी को तो फंडामेंटली पसंद आ ही रहा है, चार्ट्स पे भी काफ़ी मजबूती। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का। ऑप्शंस लेते हैं अरुण जी से, चंदन जी से और अमोल जी से। तो अरुण जी शुरुआत आपसे, फिर बताइए ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड जो एक रियल्टी कंपनी के साथ ही जाना चाहूंगा। 1780 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट ओवरऑल डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है और एट द मनी कॉल लेने की सलाह है, क्योंकि जो ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलता है यूजुअली 1 से 2 दिन सस्टेन करता है। तो 1780 के कॉल को बाय करने की सलाह है। 46 47 के आसपास चल रहा है। 41 का स्टॉप लॉस लगाएं और 62 रुपीज तक के टारगेट 1780 के कॉल में आ सकते हैं। ओके, फिनिक्स मिल्स की 1780 की यहाँ पर आपको कॉल बैक करनी है। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक वापस मोमेंटम थोड़ा स्लो है और मेरे रडार पे अब रहेगा काउंटर एसआरएफ। एसआरएफ में आप देखोगे तो आज ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है और पिछले 3-4 वीक का जो कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं वापस एक खरीदारी में तब्दील हो रहा है। जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है 2690 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2800 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह होगी। एसआरएफ का 2740 का कॉल मैं देख रहा हूँ। 2740 के कॉल की हम बात कर रहे हैं। 71-72 के आसपास चल रहा है। हल्के से डिप में खरीदे। 55 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 88 तक के टारगेट एसआरएफ के 2740 के एट द मनी कॉल में बन सकते हैं। एसआरएफ का आप 2740 का कॉल ले सकते हैं। अमोल जी, ऑप्शंस में आपके पिक क्या हो जाएगी? जी, बजाज फिनसर 1700 के जून सीरीज के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ। 26-27 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 50 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 15 रुपीज का। एक तो कल बैंकिंग में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। बजाज फिनसर ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं, बट लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग है और मोमेंटम इंडिकेटर बता रहे हैं कि यहाँ से अगर सेंटीमेंट चेंज होता है तो एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, बजाज फिनसर के ट्रेड्स पूरे हो गए और निफ्टी अब सीरियस जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था ना कि वी विल कंसिडर 23,200 जहाँ पुट राइटिंग है, 23,150, 23,267 तो आ भी गया। और इसका बड़ा कारण है, जब भी इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में बड़ा विरोधाभास हो ना, आपका डीआईज कल की फिगर देखिए, 61-62 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग के अगेंस्ट एफआईज की सेलिंग, हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग। ऐसे ही होता है जब इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो दो इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में, तो ऐसे ही होता है। आप हायर लेवल्स पर नहीं सस्टेन कर पाएंगे। और एक बार फिर से आपने 1 जून के बाद 10 डेमा को टेस्ट किया, लेकिन अगर आप उस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो अभी हम थोड़ा सा एग्रेसिव लॉन्ग स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग शॉर्टिंग नजर आई थी और उसका जीता जाता उदाहरण एक बार अदानी ग्रीन को देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रखिएगा। चंदन, थोड़ा सा अलार्मिंग, थोड़ा सा अगर आप देखें तो सुबह सुबह इनकी आज शॉर्टिंग का पैटर्न नजर आ रहा था। कौन कौन से स्टॉक इस ग्रुप के स्टॉक्स की कैटेगरी में अब एक बहुत ही बड़ी ओवरबॉट ट्रिजेक्टरी में है? कहाँ थोड़ा सा स्टॉक्स जो है वो आपको अलार्मिंग लग रहे हैं अब? बिल्कुल, मैंने काफी सही सवाल पूछा और काफी क्लाइंट्स के और दर्शकों के ये इस काउंटर्स के बारे में क्वेरीज आ रही है। और देखिए, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में पिछले कुछ दिनों से काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी। आप चाहे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, अडानी ग्रीन्स की बात करें, अडानी पोर्ट्स की बात करें, देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है बट मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए एज ऑफ नाउ बड़ा लिक्विडेशन तो नहीं समझ में आएगा। इतना जरूर बोल सकता हूँ कि यदि नीचे डिप आता है और मार्केट स्टेबल होता है तो वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। तो लेवल के मायने से देखें तो 1475 अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का मेजर सपोर्ट है। वहीं आप अडानी पोर्ट्स की बात करें, सो अडानी पोर्ट्स का मेजर सपोर्ट रहेगा लगभग 1785 के आसपास का। और आज देखें वहां पे एक रेंज बाउंड बायस है, यह काउंटर कंपैरेटिवली वीक नहीं है, भले ही रेंज बाउंड थोड़ा सा दिखा रहा है। अडानी पावर की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन होना है तो अडानी पावर में होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जो सेक्टर है उसमें थोड़ा सा लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है, मोमेंटम अटका है। सो अडानी पावर में आप थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। ऊपर में 227 का हर्डल है, नीचे में यहाँ पे 215-210 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। ओके, अदानी पार में थोड़ी अभी यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है और बढ़ सकती है। ब्रेथ भी देखिए खराब होती हुई और ऊपरी स्रोत से निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी ने बढ़त गवाई है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स प्रेशर में है। और ये गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स भी रख दीजिएगा एक बार, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस काफ़ी प्रेशर में, जिस कदर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई है। लेकिन सोने चांदी में तेज़ गिरावट का असर गोल्ड फाइनेंस, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, साथ ही ज्वेलरी शेयर पर
कितना और पड़ सकता है? वायदा का टॉप लूजर मुथूट बना हुआ है, मणप्पुरम, कल्याण ज्वेलर्स सभी में भारी गिरावट। लेकिन इन शेयरों में दबाव की एक्चुअल जो कारण है उसको और डिटेल में समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्टॉक्स प्रेशर में, कारण बताएं थोड़ा और डिटेल में। डेंट जैसे कि आपने बताया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया, और डेंट केवल आज नहीं पड़ा। अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे अपने 52 हफ्ते के हाई से, तो वहाँ से भी काफ़ी भारी गिरावट जो हमें देखने को है वो मिल गई है ऑलरेडी। एक बार मैं चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर रखती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक इस टाइम पर कितना ज़्यादा हमें गिरता हुआ ऑलरेडी दिखाई दिया है अपने 52 हफ्ते के हाई से। देखिए, सबसे पहले बात करी जाए पीसी ज्वेलर्स की, तो 55% का डेंट हमें यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। कल्याण ज्वेलर्स में करीबन 44% की कमजोरी, टीबीजेड में 20% की कमजोरी देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस में बात करें, टाइटन में बात करें, तो यहाँ पे भी हमें कमजोरी काफी ज्यादा देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें सोने की, तो सोने में देखिए अपने हाई से करीब 14% की गिरावट जो है वो देखने को ऑलरेडी मिल गई है। चांदी में तो ये जो गिरावट है काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। चांदी करीबन अपने हाई से 45% तक लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। और आज हम जानते हैं कि एमफी का डेटा आया था। डेटा में ये देखा गया कि पहली बार 2026 में गोल्ड ईटीएफ में हमें करीबन 750 करोड़ का जो आउटफ्लो है वो देखने को मिला है, और लगातार चौथा महीना है जहां पे सिल्वर ईटीएफ में हमें एक जो आउटफ्लो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 15% कर दिया था, जो कि पहले 6% का था, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक प्रेशर है हमें ज्वेलरी की डिमांड में ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनीज के मार्जिन में काफी डेंट पड़ रहा है। लेकिन इन जो प्राइस का हमें वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है, उसके चलते जो कंपनीज है, पर्टिकुलरली इस टाइम पे बात करें ज्वेलरी कंपनीज की, उसके ऊपर किस तरीके का असर आता है वो समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी पहले जो अपनी इन्वेंट्री भर लेती है हायर प्राइस जिस टाइम पे होते हैं, उसके वजह से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है उससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे काफी भारी असर आता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ जो फुटफॉल अगर हम देखें तो वहां पे भी इतना कोई अच्छा खासा क्रेज इस टाइम पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन काफी दबाव में बने हुए हैं। यही नहीं बल्कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके चलते भी बहुत सारे जो प्रोक्यूरमेंट के कॉस्ट है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और हर बार कंपनी जो है ना अपने बायर्स को ये जो कॉस्ट है पास ऑन करती हुई नहीं दिखाई देती है। अब बात इस टाइम पे करी जाए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो वहां पे देखिए गिरते सोने के दाम से जो सोना प्लेज करा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो घटती है। आरबीआई के 75% एलटीवी रूल से जो एनपीए का रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पर ग्राम मिलने वाला जो लोन है वो घट सकता है। लोन डिस्पर्समेंट यहाँ पे हमें कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे होगा क्या? होगा ये जो कंपनी की एयूएम है वहां पे काफी बड़ा डेंट पड़ सकता है, और जो मार्जिन्स है वो और भी स्क्वीज हो सकते हैं। ये कुछ रीजंस है जिसके चलते यहां पे हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। ओके, शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। तो हमने डिस्कस किए थे सारे काउंटर्स पर अब क्या करना चाहिए, तो और डिटेल नहीं लूंगी अब। लेकिन एक बार वीरेंद्र जी, ऊपरी स्रोत से निफ्टी, बैंक निफ्टी तो अब बढ़त गवा रहा है। ऑल इंडिया देख रही थी मैं, एक बार ऑल इंडिया रखिएगा स्क्रीन पर। 10.5% का डेंट यहाँ पर नजर आएगा आपको, और वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। आज सुबह एक रिपोर्ट भी थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट, इसको डाउनग्रेड किया गया है, और डाउनग्रेड करके जो टारगेट प्राइस है वो काफ़ी कम किए गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इसको डाउनग्रेड किया है। इनफैक्ट 10.5% का डेंट, इनफैक्ट अब तो 11% बढ़ता हुआ है यहाँ पर। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं ऑल इंडिया पर। क्या किया जाए? अमोल जी, आप ऑल इंडिया का चार्ट देखेंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से आज प्रेशर में है, और यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है या फिर थोड़ा भी अवॉइड करेंगे? जी, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। हाउएवर ट्रेंड काफी वीक हुआ है, करेक्शन भी काफी शार्प देखने को मिला है, और एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला है कि आज स्टॉक ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, और उसी के नीचे आज का क्लोजिंग आने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो ट्रेंड तो वीक है, बाउंस बैक के लिए वेट करेंगे। अगर बाउंस बैक में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट का ही व्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड पहला रेजिस्टेंस ट्रेडर्स के लिए रहेगा, वो रहेगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 445। ओके, ऑल इंडिया पे टेक है। हालांकि फर्स्ट टेक जो अमूल ने दिया वो यही कि नाउ इट्स बिट ओवरसोल्ड। इंट्राडे के लिहाज से आप देखें, अवॉइड कीजिएगा किसी भी शॉर्टिंग वेंचर को, शॉर्टिंग थॉट को, क्योंकि अब ये उस लेवल पे आ गया है 427, जो कि 9 जनवरी 2026 का एक ब्रेकआउट पॉइंट था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस डिस्कशन को विराम देते हैं, 4 ट्रेड्स पिक करते हैं। सस्ता ऑप्शन अरुण कुमार मंत्री जी के साथ ये ऑप्शन ट्रेड हम शेयर करेंगे, और एफएन सुपरस्टार चंदन दापड़िया, उसके बाद 4 का चमत्कार आशीष कयाल जी, और आज की मिड कैफन कॉल गौरांग शाह जी। अरुण जी बताइए, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप?
जी वीरेंद्र जी, एफएमसीजी स्टॉक्स में ब्रेकआउट है तो नेस्ले इंडिया का एट द मनी कॉल लेके चल सकते हैं। 1440 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 26 साढ़े 26 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 21 के आसपास लगाएं। 34 तक के टारगेट्स 1440 के कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं, तो एज अ पोजिशनल ऑप्शन इसको बाय करके चल सकते हैं। सस्ता ऑप्शन में नेस्ले इंडिया अरुण जी के पिक हो गए। एफएनओ सुपरस्टार चंदन जी, कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, देखिए एडवांस डिक्लाइन तो आज थोड़ी वापस खराब हो चुकी है, भले निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा है। अभी तो काफी सिलेक्टिव काउंटर है। मिड कैप में थोड़े काउंटर चल रहे हैं, बट एफएनओ के काफी सिलेक्टिव काउंटर है जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इंटेक्ट है। बट फिर भी पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट विद द व्यू कि एफएमसीजी काउंटर थोड़े बॉटम बन रहे हैं। लो बीटा रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी थोड़ी रहेगी। हालांकि ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया, बट बाय ऑन डिप का मौका ढूंढेंगे। 1008 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1060 के अपसाइड के लिए। कंज्यूमर, अब आशीष कयाल जी के पास चलते हैं। आज का ये चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए आशीष क्या पिक करें आप? देखिए पिडीलाइट इंडस्ट्रीज पे अच्छा रुझान देखा गया है। पिछले करीबन 2 से 3 हफ्तों का अगर देखें तो हाई निकाल दिया वो स्टॉक ने और सस्टेन कर रहा है अभी के वक्त। तो पिडीलाइट इंडस्ट्रीज पे बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो है वो 1590 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 1470 का लगाना होगा। डिलाइट अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा? मिड कैप फंडा के रूप में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान दिया है श्रेया जी, और वहां से एक मझौली कंपनी है JSW एनर्जी। थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति थी कुछ महीनों पहले, लेकिन वो सब अब इतिहास हो चुकी है। स्टॉक ने अपने आप को बखूबी संभाला और ऊपर के तरफ के दायरे बनाए। लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पर निवेश की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ब्लू एनर्जी मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। सबसे पहले अरुण जी ने सुझाया सस्ता ऑप्शन में नेस्ले इंडिया 1440 की आपको कॉल लेनी है। 34 रुपये का टारगेट है, 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर इसी स्पेस से गोदरेज कंज्यूमर पसंद आ रहा है चंदन जी को। चार्ट का चमत्कार के लिए 1060 का टारगेट है, 1008 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी ने पिडीलाइट चुना है। चार्ट का चमत्कार इनका था, चंदन जी का एफएनओ सुपरस्टार था जी। और पिडीलाइट 1590 का टारगेट है, 1470 का स्टॉप लॉस। और गौरांग जी ने आखिर में मिड कैप फंडा JSW एनर्जी चुना है। इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय, गिरावट में भी आप जोड़ सकते हैं। लंबी अवधि की नजरिए से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। ओके, अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट संकट के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और उससे म्यूचुअल फंड के निवेशक थोड़े सतर्क हो गए हैं, क्योंकि एमफी की ओर से जारी मई के आंकड़ों के मुताबिक महीने दर महीने नेट इक्विटी इनफ्लो में 40% की कमी आई है। गोल्ड में ETF निवेश का क्रेज भी अब थोड़ा घटा है। हालांकि सिप यानी कि SIP पर भरोसा भी कायम है, बढ़ा ही है। इनफैक्ट इन आंकड़ों को थोड़ा और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा जी। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताएं इस आंकड़े को देखकर क्या रीडिंग निकल कर आ रही है सामने? जो मई का डेटा आया है, पहले तो मैं मैप करके दिखाता हूं मई का मंथ आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बहुत वोलेटाइल टाइम्स थे। मई के मंथ की ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मई का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है कि लम सम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं। यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए। और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लमसम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है, अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है, तो कह लीजिए 31,000 करोड़ रुपए प्लस के जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज, अभी भी फंड इनफ्लोज एसआईपी के जरिए आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स हमने देखा था एक मैसिव सर्ज, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था और अब गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज थे। पैसे 725 करोड़ रुपए निकलते हुए आपको मई मंथ में नजर आएंगे। और ऐसे ही सिल्वर में बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ हो गया है, सिल्वर ईटीएफ में भी आउटफ्लो नजर आएगा। जो नेट एयूएम से इंडस्ट्री के, उसमें जरूर स्लाइड आधे % के आसपास का दबाव, लेकिन वो 81 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो डिस्क्रिशनरी, जिसे हम कहते हैं लमसम पैसा, वो होता है आमतौर पे सेंसिटिव मैक्रो रिस्क और ग्लोबल नॉइज से, वो कुछ हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया। पर जो स्टिकी एसआईपी इनफ्लोज हैं, जो स्ट्रक्चरल मनी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इस मंथ ऑन मंथ डिसेलरेशन को कैसे रीड करूं? क्या एक स्ट्रक्चरल एग्जिट है, या मेरे ख्याल से लॉजिकली हम कहते हैं आजकल रिटेल बहुत स्मार्ट हो गया है, हो सकता है कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेट एंड वॉच अप्रोच रिटेल इस समय लेता हुआ। कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले मंथ्स के, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। सतर्क हुए हैं निवेशक इस मार्केट में, फिलहाल तो आंकड़े यही बता रहे हैं। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। शुक्रिया आशीष जी। ब्रेक के बाद हम बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में बातचीत करेंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह से। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम ऑलमोस्ट इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी के उस पैच को हिट करते हुए, जैसे कि मैं आपको 2 बजे आगाह कर रहा था कि रिट्रेसमेंट इज पॉसिबल, और इस बीच ब्रेंट है, ये बड़ा विरोधाभासी अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस है, ये है ना। ब्रेंट एट 91 बट स्टिल बैंक निफ्टी से, देखिए बैंक निफ्टी का सिंक होना लाजमी है। थोड़ा ठीक है, रिट्रेसमेंट है, दैट्स कॉल्ड कूलिंग ऑफ, बट निफ्टी का बाजार का सरेंडर करना, और मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा सा ना हतोत्साहित या फिर कहते हैं डीमोरलाइज है इस एमफी के आंकड़े से, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को जहाँ तक ये लगता है। खैर बाकी अगर आप देखें कल सुबह उस चीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ब्रेंट एट 91, और ब्रेंट के अगर आप वीकली डेली चार्ट्स को देखें तो बावजूद इसके कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एक हल्का सा स्पाइक आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। चार्ट्स आर गेटिंग वीक, ब्रेंट के चार्ट्स लास्ट वीक याद रखिएगा 7 हफ्तों का सबसे वीकली खराब परफॉर्मेंस था क्रूड का। दैट्स गुड फॉर इक्विटी मार्केट। सचिन शाह हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। सचिन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, टर्बुलेंस है ना, बैंक निफ्टी ने एडवांटेज लिया न्यूज़ फ्लो का, आरबीआई पॉलिसी का, गवर्नमेंट के स्टेप्स का, आरबीआई के स्टेप्स का, बट एक हद तक एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा वो भी अगर आप देखें अब शेकी हो रहा है। निफ्टी तो हाई लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ये आज सुबह न्यूज़ फ्लो इजराइल और ईरान और उस कॉन्फ्लिक्ट में आज यूएस सर्वोपरि था, है ना। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट की प्लेसमेंट को? क्या यहाँ पे अभी भी हम बहुत ही एक वीक नोट पे खड़े हुए हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आप अभी बता रहे थे, जो ऑयल प्राइस है और पर्टिकुलरली ब्रेंट का जो प्राइस है, जो काफी टाइम के बाद अभी $90 या सब $90 में आया है, तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव थिंग है। बिकॉज आज लास्ट 3 महीने से हमारे इधर जो एक एनर्जी क्राइसिस हुई, उसके कारण जो अपने करेंसी पे भी इम्पैक्ट आया, और उसके कारण फिर हमेशा एक विशियस साइकिल में जाके एफपीआई सेलिंग भी आता है, या जो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो अगर ये ऑयल प्राइसेस जो है वो अगर सस्टेनेबली $80-85 की रेंज में आ जाते हैं जो प्री वॉर थे,
तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। तो एक बड़ा जो नेगेटिव अपने इकोनॉमी के लिए एक बड़ा हैंगिंग स्वॉर्ड था, वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग एटलीस्ट इन द ऑयल मार्केट्स फॉर इंडिया। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो ये जो कदम लिए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से, इसका सीधा असर क्या बैंक्स पर कैसे देखते हैं आप? कल परसों हमने अच्छी तेजी दिखी थी बैंक्स में, लेकिन आज थोड़ा फिर से बैकफुट पर है। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पर क्या आउटलुक अभी फिलहाल? मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए हैं। प्लस वहां पे अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो सबके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। असेट क्वालिटी वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है। शायद बहुत सालों के बाद इतना अच्छा असेट क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप कोई भी बैंकर्स से बात करें तो वहां पे बहुत ही कॉशियस हिसाब से वो लोग अभी अपना लेंडिंग कर रहे हैं। तो असेट क्वालिटी इस तरह से अच्छी रहेगी, वो हमें पूरी कॉन्फिडेंस है। और पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग लीडर्स है, वहां पे लास्ट 3-4 महीने में FIIs की काफी सेलिंग हुई है। उसके कारण जो स्टॉक प्राइसेस है वो काफी डिप्रेस हो गए। तो ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो रही है, क्योंकि आपको जो वैल्यूएशंस में आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं, वो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस है। तो यहाँ से और 15-20% का अर्निंग्स ग्रोथ लगता है नेक्स्ट 2-3-4 साल के लिए एटलीस्ट। So from that perspective, I think it's a great risk reward opportunity at this point in time. ओके अच्छा, बाजार ने इसमें भी, बाजार की हर, अगर आप देखें, प्राइस मूवमेंट का एक कहीं ना कहीं मीनिंग होता है सचिन, और लॉजिक होता है। आप देखिए ना, पिछले 5-7 दिन में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या शानदार मूव दिया है, विद सम फार्मा कैंडिडेट्स एज वेल, लाइक लॉरस को देखिए, आप मैनकाइंड को देखिए, अच्छा मूव दिया यहाँ पर। आप कहाँ पे हेल्थ केयर में या फिर फार्मा में शिफ्ट हुए हैं इस वक्त? हमें ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस अच्छा लगता है। उसमें पर्टिकुलरली अगर फार्मास्यूटिकल्स देखे तो हम लोग कम से कम 4 या 5 साल से सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है, और हमें अभी भी उसमें काफी अच्छा एक बड़ा सेक्युलर मेगा ट्रेंड दिखता है। वो है CDMO स्पेस, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड द CRAM स्पेस, द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है, ये कंपनीज जो आउटसोर्सिंग करती, मतलब जो ग्लोबल मेजर्स के लिए जो कंपनीज इंडिया में, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डेवलपमेंट भी करती है। ये जो सारे बिजनेसेस है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन हो रहा है, चाइना +1, यूरोप +1, क्योंकि इंडिया में जो केमिस्ट्री स्किल है वो पूरा कैपिटलाइज होता है। अपनी जो एफिशिएंसीज है, वी बिकम वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो IPR होते हैं, वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं फॉर द ग्लोबल मेजर्स, बिकॉज ये सब पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के यहाँ पे रिसर्च फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फिर कमर्शियल प्रोडक्शन आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और ये लास्ट 4-5 साल से अच्छा किया है, और हमें लगता है कि और अच्छा करने वाला है। ठीक है, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस पर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। सचिन जी, FMCG पैक पर हाल फिलहाल में आपका व्यू बदला है क्या? जिस कदर आज की रैली है, ये क्या कह रही है, और आउटलुक यहाँ पर? FMCG स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ये है कि रूरल इंडिया में एक बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। करीब 2 या 3 साल के बाद हम देख रहे हैं कि रूरल में ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर डिमांड, सेंटीमेंट, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, आप जो भी बोले, बहुत अच्छा अपटिक है। तो FMCG मेजर्स को उससे काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि रूरल में जो उनका वेज ग्रोथ है, रियल वेज ग्रोथ आफ्टर इन्फ्लेशन ऑल्सो has come from negative positive almost after 2 years, and now it is in double digit. So it's a very strong indication the kind of the purchasing power that is coming to the rural India, और ये आपको ऑटो वॉल्यूम्स में भी दिखता है। तो दैट इज वाई मुझे लगता है कि FMCG का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है फॉर दिस ईयर्स देयर वॉल्यूम ग्रोथ। आप लोग मेटल्स पे क्या कर रहे हैं सचिन? क्योंकि मेटल्स में पिछले 3-4 दिन से सीरियस अनवाइंडिंग है, कंसिडरिंग डॉलर इंडेक्स, कंसिडरिंग US yield spike। मेटल्स पे क्या टेक है? क्योंकि मेटल्स अप टिल नाउ, आई मीन
अगर आप मई तक भी देखें तो बहुत फर्म था। एक इंडेक्स जो कि अब 6 साल से अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है, हर 5, 7, 10% के डिप पे लोगों ने पैसा बनाया है। आपका टेक मेटल्स पे इस वक्त? See, metals, of course, जैसा आपने कहा, has been the most outperforming sector in the last maybe 1 year or maybe 18 months or so. तो पर ये सेक्टर हमेशा एक सिक्लिकल रहता है। यहाँ पे ग्लोबल जो प्राइजेस है, बिकॉज ऑल कमोडिटी प्राइजेस पर्टिकुलरली इन मेटल्स इज ऑल ग्लोबली डिटरमिन्ड प्राइजेस, और यहाँ पे चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ के इनका प्रोडक्शन और इनके प्राइसेस को सेट करने में ग्लोबल लेवल पे, एंड उसका ही इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे भी आता है। तो ये हमेशा एक सिक्लिकलिटी ये सेक्टर में रहती है। इसीलिए हमारा तो हमेशा यही कहना है कि जो भी इन्वेस्टर्स मेटल्स में इन्वेस्ट करें उनको ये बहुत ही कॉशियसली और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियरली होनी चाहिए कि दिस इज वेरी डीप सिक्लिकल होता है ये स्पेस। सचिन जी, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या है? इटर्नल, स्विगी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। स्विगी तो खैर 600 तक गया था, और जेप्टो का आईपीओ भी आने वाला है, तो ऐसे में क्विक कॉमर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सी, ओवरऑल क्विक कॉमर्स स्पेस हमें लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर ने इसको पूरी तरह से सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से इसको एम्ब्रेस कर लिया है। आज हर एक आदमी क्विक कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर करता है। मतलब अगर आप देखें तो जो लास्ट क्वार्टर के ब्लिंकिट के रिजल्ट्स आए थे, तो उन्होंने एक साल में करीब करीब 100 करोड़ डिलीवरीज की है एक ही साल में, एंड वो ग्रो हो रहा है 30-40% से, क्योंकि उन्होंने जो कन्वीनियंस दिया है कस्टमर को, और जो उनको एक एसक्यूज होता है, जो उनको वैरायटी भी मिलती है उनके सॉर्टिंग में, तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मेगा ट्रेंड है ये। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू एज कंजम्पशन ट्रेंड, और हमें लगता है कि ये चलता ही रहेगा। और सम ऑफ दिस कंपनीज इन्होंने तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी तरह से दिखाने की शुरू कर ली है। सो मुझे लगता है कि ये मॉडल बहुत ही, बट यस एट द सेम टाइम ये मॉडल बहुत एग्जीक्यूशन में ये मॉडल के लिए बहुत ही रिगर लगता है। इन दिस मॉडल एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी challenging, and it is also very critical. So only few companies who will be able to execute it right will be able to make profit. अच्छा सचिन जी, एक बात बताइए, जब भी हम ऑटो की बात करते थे आपके जहन में M&M आता था, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर, टीवीएस। मैं 2 रोज पहले फारा से बात कर रहा था, है ना, उनके जो मंथली सेल्स फिगर्स होते हैं उनके पे चर्चा हो रही थी मेरी प्रेसिडेंट साहब से। उन्होंने कहा कि इस बार के नंबर्स में एक चीज़ नज़र आई कि वेदर इट्स टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, अ शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी, इट्स क्वाइट एनकरेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के। तो आप मारुति को देखिए, उन्होंने एक फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी लॉन्च करी है ना, वैगनआर। थोड़ा टेक्निकली प्ले करना चाहिए क्या ऑटो को भी, आई मीन इस ऑयल शॉक के बाद? मैंने जैसा आपको बताया कि ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ऑटो नंबर्स में भी एक बड़ा अपटिक आया है रूरल में से। रूरल में ऑटो नंबर्स का ग्रोथ इज फास्टर देन द अर्बन ग्रोथ, और टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स सारे कैटेगरीज में। सो ओवरऑल कंजम्पशन ये साल अच्छा रहने वाला है। सेकेंड, अनदर वेरी बिग ट्रेंड जो ऑटो में है वो प्रीमियमाइजेशन थीम है। तो जैसे आपने बताया कि टू व्हीलर से पैसेंजर व्हीकल, वो एक प्रीमियमाइजेशन थीम हो गया। और विद इन टू व्हीलर भी अगर आप देखते हैं तो हायर सीसी बाइक्स में ज्यादा ग्रोथ है, प्रीमियम बाइक्स में ज्यादा ग्रोथ है कंपेयर टू द 100 सीसी काइंड ऑफ अ सेगमेंट। सिमिलरली पैसेंजर व्हीकल में भी अगर आप देखेंगे तो एसयूवी सेगमेंट जो है वो अभी ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द एंटायर मार्केट हो गया, जो आज से 5-6 साल पहले लेस देन 30% था। तो वो भी एक बड़ा प्रीमियम ट्रेंड है। और एंड विद इन दैट ऑल्सो अगर आप देखेंगे ना, तो जब कोई एक, जैसे आपने अभी बताया कि मारुति ने एक नया मॉडल या रिफ्रेशर लॉन्च किया, तो हमेशा जब मॉडल लॉन्च होता है तो उनके 3 या 4 वेरिएंट होते हैं। तो उसमें जो अभी पहले मारुति का हमेशा बेस्ट सेलिंग मॉडल होता था, बेस्ट सेलिंग वेरिएंट होता था बेस+1, अब उनका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है टॉप -1। तो अगेन ये प्रीमियमाइजेशन थीम है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया सेक्युलर ट्रेंड है ऑन द कंजम्पशन साइड। ओके, ऑटो स्पेस को लेकर आपका ये व्यू समझ लिया। अच्छा सचिन जी, जिस तरीके से एआई, डेटा सेंटर, चिप्स, सेमीकंडक्टर केंद्र में है, इन सबको आप केंद्र में रख के क्या आपने कोई पोर्टफोलियो में बदलाव किया है हाल फिलहाल में? हमें लगता है कि
इंडिया में सारी कंपनियों को और पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है उनको सबको एआई इम्प्लीमेंटेशन और एडॉप्शन करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे क्विक कॉमर्स, तो वहां पे भी वो लोग काफी सारा एआई अडॉप्शन करते हैं। जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस है, वहां पे भी वो लोग बहुत सारा एआई अडॉप्शन करके दे ट्राई टू प्रेडिक्ट एंड दे ट्राई टू टेल द रेस्टोरेंट्स इन एडवांस दैट टुडे दिस पर्टिकुलर डिश will get maximum orders, so please be prepared for it. So what I'm trying to say is कि जहाँ पे भी AI adoption होगा, those companies will probably emerge winners within their sectors. They will gain market share. तो हम लोग वहीं पर देखते हैं जो भी और सिर्फ AI की आज बात नहीं है, जो भी कंपनीज टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करती है वो हमेशा एक विनर रहती है उनके सेक्टर में। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा सचिन जी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं और स्पेशली गोल्ड की बात करें तो मुथूट मन्नापुरम जैसी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में लोगों ने पैसा काफ़ी बनाया है और CY25 CY24 अच्छा पैसा बना के दिया। अभी आपका टेक क्या होगा क्योंकि अब टेक्निकली थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, इट्स टाइम टू गेट आउट इन दीज NBFCs गोल्ड फाइनेंस में? एक्चुअली इन सब के वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके हैं क्योंकि लास्ट 2 साल में जो रैली हुई है वो हिसाब से थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि गोल्ड लोन हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी विद इन द एंटायर लेंडिंग स्पेस। आई मीन मैं जब डेटा देख रहा था आई थिंक कुछ 40-50% से गोल्ड लोन्स ओवरऑल का ग्रोथ हुआ है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मुझे लगता है इवन फ्रॉम रेगुलेटर साइड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ब्रेक लगेगा इसमें, क्योंकि दे डू नॉट वांट एनी कंसंट्रेशन रिस्क और एनी रिस्क इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी और इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। ठीक है, ओके सचिन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वीरेंद्र जी, जो हरा रंग था अब वो लाल में तब्दील हो गया है। निफ्टी फ्लैट, इनफैक्ट इन रेड, आपको 20 अंक नीचे नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी इन रेड और इसने भी बढ़त गवाई, फ्लैट है। क्लोजिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे हमने वो कहाँ, ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब हो गई, तो ये क्लोजिंग अब किस साइड जा रही है सर? देखिए श्रेया, मैं इसको टेक्निकल पैटर्न से पढ़ना चाहूँगा। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ फेलियर एट टेंडेम, है ना। ये जो आज का इंट्राडे हाई है, जैसे कि मैंने आपको 2 बजे समझाया था और मैं कह रहा था कि बुक कर लिया तो बाहर निकलिए, अब आप डिप का इंतजार कीजिए। मैं इस डिप को कैसे रीड करूंगा श्रेया? बात यह है कि इट्स 23223, है ना। आप आज के सबसे बड़े पुट राइटर के जोन के ऊपर आके रिट्रेस हो गए हैं। यह निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर जोन 23200 फॉर टुडे एज वेल एंड यस्टरडे, जो 16 जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा था। और निफ्टी बैंक पर भी ये 55,000 क्या है, वही है सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। श्रेया, एट 91 क्रूड ये प्राइस बिहेवियर नहीं होना चाहिए था इस बाजार का। जिस चीज़ को आप इतने दिन से जिसकी मुराद कर रहे थे कि भैया हो जाए और वो होने के बाद भी अगर आप सिंक कर रहे हैं, सिंपली इसका मतलब ये है कि रोज़ बरोज़ जो आप FIs की सेलिंग फिगर देखते हैं उसके अगेंस्ट आपको डिफेंड करती है DIs का बाय। बाजार मेरे ख्याल से श्रेया आज ये जो MF के आंकड़े हैं ना, आई मीन ठीक है SIP स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट लमसम अमाउंट का डिप, इतना बड़ा डिप जो आशीष समझा रहे थे स्क्रीन पे हाफ, ये मेरे ख्याल से बाजार को आज तंग कर रहा है और दिस इज सीरियस अनवाइंडिंग। इट्स अ कंप्लीट फेलियर इन निफ्टी एट 10 डे। तो मैं शायद कोई ट्रेड नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, मैं ये फिर बोलूंगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक थे, आप ही अकेले वीक पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग का व्यू भी नहीं लूंगा, बट वी विल गो न्यूट्रल इन बोथ इंडिसेस। बट ये प्राइस बिहेवियर श्रेया चुभने वाला है, परेशान करने वाला है, स्पेशली MP के डिजिट्स के बाद, नंबर्स के बाद। MP के डेटा ने तो कहीं ना कहीं मूड माहौल ख़राब किया और हम क्लोज काफ़ी ख़राब दे रहे हैं आज के सेशन के लिए। न्यूट्रल जाएंगे, फ्रेश व्यू कल फिर से लिया जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे न्यूट्रल जाने की फिलहाल सलाह आपको। डीलर्स क्या कुछ समझ रहे हैं, उनकी रीडिंग क्या कहती है, कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं या फिर बेरिश, वो समझ लेते हैं। नुपुर से नुपुर बताइए। बिल्कुल, डीलर्स की डेस्क पे पिछले कुछ मिनटों में, इनफैक्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनते हुए नजर आए। इनफैक्ट कुछ बड़े ब्लॉक्स भी लिक्विडिटी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिले और जो है वो सेलिंग आती हुई नजर आई है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। इवेंट से पहले कुछ स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर, यहाँ पे फोकस आप रख सकते हैं डीलर्स की तरफ से। यहाँ पे
खरीदारी की सलाह आती हुई नजर आ रही है और श्री सीमेंट स्पेशली यहाँ पर जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ अनाउंसमेंट सीमेंट सेक्टर की तरफ से आते हुए दिख सकता है, जिसकी वजह से बुलिश जो है डीलर्स की डेस्क पर यहाँ पर व्यू बनते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। हो सकता है एक बड़ा नाम सामने आए खरीदारी के तौर पर, तो इसीलिए आज स्टॉक फोकस में 4% ऊपर भी आपको नजर आएगा। होना सा आज इसकी जो एनालिस्ट मीट है 3:30 बजे मुंबई में शुरू होगी, उससे पहले यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। हेवी वॉल्यूम के साथ कुछ फैमिली ऑफिसेस की तरफ से बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखी, ऑलमोस्ट 0.2% स्टॉक ऊपर है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी कंपनी किस्त, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6% नीचे आज कारोबार कर रहा है। एक मंथ का जो इसका एंकर लॉक इन था वो ओपन अप हो चुका है। हो सकता है बड़ी सप्लाई यहाँ पे आने वाले कुछ समय में आपको दिखे, 200-250 करोड़ का यहाँ पे ब्लॉक देखने को मिल सकता है और उसी प्रेशर की वजह से आज यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है किस्त वाले स्टॉक में। ओके, शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। तो डीलर्स के रिडार पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, श्री सीमेंट, आदित्य बिरला, एएमसी, होनासा, जहां पर वो खरीदारी की राय रख रहे हैं। वहीं ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी यानी कि किश्त यहाँ पर बिकवाली डीलर्स की तरफ से। चलिए अब हमारे पैनल क्या डिस्कस कर रहे हैं समझ लेते हैं। वो एसटीबीटी बीटीएसटी की शुरुआत कर लेते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, कल के सेशन के लिए फिर क्या चुनेंगे आप? देखिए, कल के सेशन की बात करें तो देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फेवरेबल नहीं है। हार्डली कुछ काउंटर है जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। बैंक निफ्टी जो स्ट्रेंथ थी 55 का लेवल नहीं निकाल पाया और सरेंडर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से वापस कंसर्न आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आइनॉक्स विंड पे खरीदारी बिकवाली की सलाह दूंगा, पुट खरीदारी की सलाह होगी, फ्यूचर या डिलीवरी पे बिकवाली की सलाह होगी। यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए बेचें, हर्डल रहेगा आपका 8550 का, नीचे में 77 तक के डाउन साइड आइनॉक्स विंड में बन सकते हैं। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। डेली चार्ट में इन्वर्टेड पोलिन फ्लेक का ब्रेकआउट विद परफेक्ट बेरिश कैंडल के साथ देखने को मिला है। ओके, आइनॉक्स विंड सेल कॉल है एसटीबीटी आपका। और अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा भी शॉर्ट रहेगा और कैंडिडेट रहेगा इस पर इटरनली वीक। पूरा स्ट्रक्चर वीक है इटरनल का। ट्रेड करें 240 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 242 का, ₹2 का। अब छोड़ देना चाहिए, 235 पॉसिबल है और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं इटरनल काफी वीक। गाबा सर भी सेल के साइड जा रहे हैं। अरुण जी, आप किस साइड है? श्रेया जी, एसआरएफ में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखने को मिला है, तो एसआरएफ को बाई साइड ही लेके चलेंगे। 2730 के आसपास चल रहा है। 2702 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 2798 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रेकआउट के आसपास है। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो कल के सेशन में होना चाहिए। तो 2798 के टारगेट के लिए इसको बाय करके चल सकते। ओके, एसआरएफ बाय कॉल है। 3 बार ये अपीयर हो चुका है। एक बार मैंने डिस्कस किया, फिर चंदन जी की कॉल भी थी। अब आशीष कयाल जी के पास चलते हैं। आशीष, आपका ट्रेड? देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में बाई की राय होगी। काफी कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है और अभी भी इसमें कोई सेलिंग इमर्ज नहीं हुई है ब्रॉडर मार्केट के साथ में। तो यहाँ पर नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट है 1170 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1075 का। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी डीलर्स के भी रिडार पर और आशीष जी के भी रिडार पर आता हुआ। एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। अब बस समझ लेते हैं एफएनओ की ब्रेथ, और ब्रेथ तो काफी खराब हो गया वीरेंद्र जी। बिल्कुल श्रेया, देखिए ब्रेथ तो खराब हो ही गई है और 230 के आसपास देखिए श्रेया, हमें कल एक फ्रेश व्यू बनाना पड़ेगा इंडेक्स पे। आज के प्राइस बिहेवियर को आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। और आइए देखते हैं ब्रेथ, जैसे कि आपने कहा कि सेकेंड हाफ में काफ़ी ख़राब हुई है ये। यस, ये जस्ट इनवर्स है कल के स्टैट्स के। 120 शॉर्ट 73 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी पूरा का पूरा मोमेंटम जो बिल्डअप हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स वो आज कोलैप्स हुआ। और ये कोलैप्स इसके बावजूद हुआ है कि क्रूड इज एट 91। इसे कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल। नेस्ले, पिडिलाइट, एक्सिस बैंक, एचयूएल, आईसीआईसी बैंक, नाइस टू सी। अच्छा लगा देख के कि भाई ठीक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक अच्छा कर रहे हैं, बट उसके इर्द गिर्द का प्राइस भी अच्छा नहीं है। शॉर्ट कवरिंग श्री सीमेंट में, कोटक बैंक में, कोलगेट में, एचडीएफसी बैंक ने भी बाद में पार्टिसिपेट किया और आईटीसी।
हालांकि बैंकों का केस इतना खराब नहीं है, निफ्टी बैंक स्टिल आई मीन क्लोजिंग इन डिसेंट ट्रैजेक्टरी, बट हाँ अदर देन दैट ऑल इंडिया आज का कोलैप्स, मनप्पुरम फाइनेंस, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, हिताची एनर्जी, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स जहां कैश में कन्वर्ट हुए। इस क्रम में कल्याण ज्वेलर्स, बीएचएल एक जमाने से अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन से अनवाइंडिंग मोड में, सम्मान कैपिटल और इरिडा। सम्मान कैपिटल को लेकर आइएगा एक बार, सम्मान ये बड़ा अच्छा मूव दे रहा था लेकिन अब थोड़ा सा क्रैक होता हुआ। आशीष, सम्मान पे आपका टेक क्या है? 173 और 180 की रेंज में सप्लाई तो थी ही, है ना? आपका टेक क्या होगा इसको? आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस पे? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो जो रैली आई थी ना वीरू, ओवरऑल 140 से शुरू हुई थी, 190 तक ये रैली गई और उसके बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग तो जायज है, जो देखना ही चाहिए। और यहाँ पर ये पुल बैक आ रहा है, इसका जो 20 डीए में आ रहा है वो करीबन 163 के आसपास आ रहा है, तो गुंजाइश है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है अराउंड 163 तक, 20 डीए में तक। वहां तक अगर ये स्टॉक मिल जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी की, यहाँ से दूर है लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल तो बाय करने से अवॉइड करना चाहिए। डिप पे बाय करिए 163 165 के जोन में। ठीक है, 163 165 के लेवल पर आए तब खरीदारी का सोचें। अभी फिलहाल ये व्यू बनता हुआ सम्मान कैपिटल पर। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो इससे पहले देश के किसी भी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं था। पीएम नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। इन 12 साल में मार्केट और इकोनॉमी की कैसी बदली सूरत, किन फैसलों से आई क्रांति, पूरा एनालिसिस करते हैं, देखिए। आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए और इसी के साथ मोदी जी के नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड ये बना है कि सबसे बड़ा टेन्योर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में 4,399 दिनों का अब तक का रिकॉर्ड बना है और ये रिकॉर्ड सरपास किया नेहरू जी का, जिनका रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का। एक बार स्लाइड आपके सामने रखता हूं, देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड है 4,399 दिनों का है, नेहरू जी का जैसे कि मैंने बताया 4,398 और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड 4,077 दिनों का देखने को मिला। लेकिन पिछले 12 साल में आप देखें तो भारत में बहुत एक्सपोनेंशियल जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। आप जीडीपी के आंकड़े देखिए, 2.04 ट्रिलियन 2014 में थी जो कि अब 4.15 ट्रिलियन है और इसी के साथ भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग है जीडीपी के लिहाज से, इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आया। बहुत सारे छोटे छोटे कदम ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर आई। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जिस प्रकार से हाईवे कंस्ट्रक्शन पिछले 12 साल में देखने को मिले, काबिले तारीफ ग्रोथ यहां पर आपको नजर आई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो बहुत जबरदस्त सर्ज है और 99.6% यानी पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन की कवरेज आपको देखने को मिली। बैंक अकाउंट्स पर काफी फोकस था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इसी के चलते जो पेनिट्रेशन है 48% से बढ़कर अब 71% का आपको देखने को मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि केपेक्स को आप देखिए, केपेक्स जो कि केवल 1.75 लाख करोड़ का था, अब 11 लाख करोड़, इतना मैसिव सर्ज आपको पिछले 12 सालों में देखने को मिला है और बहुत कड़े फैसले देखने को मिले। 12 साल बड़े चैलेंजिंग देखने को मिले, लेकिन सरकार ने जीएसटी को अपनाया और उसके बाद जीएसटी 2.0 के बेनिफिट्स भी दिए जो कि अक्रॉस कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिले। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत, जिसके चलते भी बड़ा फायदा रहा। और डिजिटल पेमेंट्स में तो भारत का कोई मुकाबला ही नहीं, यूपीआई की क्रांति आप सब जानते हैं। लेकिन एक और कुछ कड़े फैसले भी लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो आईबीसी कानून के चलते बैंकों की जो हालत है इसमें बड़ा सुधार और इंप्रूवमेंट आपको नजर आया। मार्केट पर्सपेक्टिव, ये पिछले 12 साल बड़े सब्सटैंशियल देखने को मिले। जो 7,200 की निफ्टी थी, 23,300 यानी 11.6% का CAGR ग्रोथ आपको देखने को मिला। अब निफ्टी में 256% की तेजी आई, पिछले 12 साल का बता रहा हूं डेटा। 650% की तेजी आपको मिड कैप्स में देखने को मिली, स्मॉल कैप में भी देखें तो 420% से ज्यादा का सर्ज और अक्रॉस बड़ी तेजी। आप सेक्टर्स का एक्शन देखिए ना, मेटल्स में देखें तो 462 अंकों की तेजी है, एनर्जी 400%, ऑटो तकरीबन 370% और बैंकों में भी देखें तो बड़ा, यानी इकोनॉमी के फ्रंट पर देखें और या फिर आप मार्केट के फ्रंट पर, पिछले 12 साल ग्रोथ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। 12 साल बाजार की अगर आप देखें वाकई, और जब मोदी सत्ता पे काबिज हुए थे लगभग 12-13 हज़ार का वो इंडेक्स, आज अगर आप देखें 26,000 तक का सफ़र तय करके आया।
हालांकि पिछला 1.5 साल चैलेंजिंग है, बट ये हमने इस 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर एक प्रकाश डाला। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल निफ्टी 23,200 की इस रेंज को अगर आप देखें तो एटलीस्ट डिफेंड करके जा रहा है। और निफ्टी बैंक लेके आइए एक बार इस वक्त जरा प्लीज़। निफ्टी बैंक कहाँ कौन सी ट्रैजेक्टरी में है मेरा, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार प्राइस रखिएगा और इट्स 55,101, यानी 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को एटलीस्ट आप होल्ड करके ले जा रहे हैं। एक बार आईटी लेके आइएगा। आईटी में इस कार्यक्रम में बहुत चर्चा नहीं हुई। आईटी सुबह से आज अगर आप देखें तो पेन में था। इनफैक्ट पिछले 4-5 सेशन के जो भी लिक्विडेशन थे उसमें अगर आप देखेंगे 28,284 मेरे ख्याल से इस दौर की एक लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, फ्रेश लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें तो ये क्लोज होगा। बहुत संक्षेप में आशीष कयाल जी, आपका टेक क्या कह रहा है? आईटी में बीच में एक रिवर्सल जो आया था वो अब पूरा सिंक हो चुका है, पूरा सिंक। अभी भी आपको शॉर्ट की गुंजाइश कहाँ पर जा रही है इसमें? देखिए, आईटी में अगर आप ओवरऑल सेक्टर की बात करें वीरू, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 1 दिन या 2 दिन की जो बाइंग आती है वो काफी स्ट्रांग आती है और उतने ही फास्ट वो नेक्स्ट डे फिजल आउट हो जाती है। अगर आप टीसीएस की बात करें, करीबन 8% ये स्टॉक ऊपर था 2 जून को, और अगर आप 3 जून को देखें तो ये 8 से 9% नीचे आगे पूरा रैली फिजल आउट हो गया था। तो यहाँ पर बाइंग करने से फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप इन्फोसिस देखें या टीसीएस देखें, ये पूरा जो अप हुआ है वो करेक्टिव 3 वेव्स में ही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल रुझान अभी भी नीचे का है। तो गुंजाइश है कि इन्फोसिस यहाँ से फिर से हमें 1100 का आंकड़ा दिखा सकता है। टीसीएस में यहाँ से फिर से हमें 2050-2000 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अवॉइड करिए, आईटी को बाइंग करके कैरी नहीं करना है। आईटी पर ये व्यू हो गया, इनफैक्ट टीसीएस पर ये व्यू होता हुआ आईटी बैकफुट पर था। इनफैक्ट कुछ काउंटर्स कर रहे थे कोशिश, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी बढ़त गवाई। क्लियरली एफएमसीजी पैक आज शानदार परफॉर्मेंस यहाँ से, जहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी। इसके बाद अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बढ़त यहाँ पर पकड़ कर रखी। और मार्केट जब हल्का हुआ तो ये सारे काउंटर्स देखें आप, हल्के नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ थी। खराब मार्केट में भी जो स्टॉक्स ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहे हैं, उसमें आईटीसी, एफएमसीजी पैक से नजर आएगा आपको, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। और यहाँ पर हमने मुनाफा वसूली देखी थी कल परसों में, लेकिन आज फिर से यहाँ पर तेजी। फार्मा स्पेस पिछले कुछ सत्रों से अच्छा कर रहे हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज आपको नजर आएगा यहाँ पर भी, ये इन ग्रीन। जबकि फार्मा में भी देखिए आप ऊपर स्त्रों से इसने भी बढ़त गवाई, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज इन ग्रीन में बंद होने की तैयारी। सन फार्मा इन ग्रीन आया। इसके अलावा एक बार एलएनटी रखिएगा, हालांकि ऊपर स्त्रों से ये भी फिसला, लेकिन एलएनटी एक बार रखते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी कमजोर मार्केट में भी स्ट्रेंथ बना हुआ था और इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में टेंशन है, उसके बावजूद देखें एलएनटी लगभग 0.25% की तेजी के साथ क्लोज हो रहा है आज के सेशन में। लेकिन क्लोजिंग आज की खराब। बिग वॉल पे समझ लेते वीरेंद्र जी से, वेंसडे का सेशन कुछ खास रहा नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, सारी बढ़त हमने गवा दी। बिल्कुल देखिए, बढ़त गवा दी हमने। हालांकि बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेट्स सी, बट फॉर निफ्टी इट्स अ बैड क्लोज। एक ऐसे दिन जब आपने लगभग 6 दिन के अंतराल के बाद एक अटेम्प्ट किया था टू क्रॉस 10 डेमा, आप बैकफुट पे आ गए। आज बैकफुट पे क्या क्या था? मेटल्स थे, आज बैकफुट पे आईटी था, आज बैकफुट पे इटसेल्फ अगर आप देखें निफ्टी बैंक टुवर्ड्स क्लोज आ गया। स्मॉल कैप, मिड कैप और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आप देखें परसेंटेज टर्म्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो जो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाला ना आज बाजार पर मिड कैप और स्मॉल कैप ने, हम उससे अगर आप देखें तो आज उभर नहीं पाए। और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, एमफी का वो आंकड़ा जो था वो उस मनोवैज्ञानिक प्रेशर का एक बड़ा कारण बना। मिड कैप में और स्मॉल कैप में घटता निवेश। और लुक एट निफ्टी बैंक 1% नीचे, मतलब 78 अंक नीचे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फिर भी ठीक रहा। पीएसयू बैंक्स बैकफुट पे 1.5% नीचे, बड़ा डिप पड़ा यहाँ पर। और ये देखिए, ये समझना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि क्रूड एट 91, उसके बावजूद बाकी कैपिटल मार्केट थी, डिफेंस, मेटल्स, ऑटो, आईटी, फार्मा, सब कुछ लाल था। सिर्फ अगर आप देखें सुबह से बाजार जब जो शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ होता है तो एफएमसीजी को लैच ऑन करता है, वही अगर आप देखें आज नज़र आया। और लास्ट स्लाइड में आएगा आपके पास निफ्टी का ग्रिड। यस, कंप्लीटली अगर आप देखें, हालांकि देखिए बैंकों ने जिस प्रकार का क्लोज दिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। बट आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले और एक्सिस बैंक और एचयूएल कंप्लीटली लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स और एफएमसीजी बैकफुट पे। हिंडाल्को, इन्फोसिस, ओएनजीसी, इटर्नल, एसबीआई, टाटा स्टील, मेटल्स और आईटी आज फिर सिंह हुए। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पर लगभग 23,212 पर 29 अंक नीचे, एक खराब क्लोज निफ्टी के लिए। और
बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आपने कल करीब आप समझिए 23,250 के आसपास से क्लोज दिया था। आपके पास सब कुछ ठीक था, क्रूड अच्छा था, बट अगेन बैकफुट पे, यानी कल एक बार फिर से श्रेया संघर्ष और संघर्ष। कल और इम्पॉर्टेंट डे है, कल एक्सपायरी है, फिर से तो देखने वाली बात होगी कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि एक अच्छी चीज़, ब्रेंट 92 के नीचे आया, लेकिन एमपी डेटा ने मूड खराब किया आज के सेशन का। चलिए फिलहाल अब वक्त हो गया है शो को वाइंड अप करने का, और कल फिर से मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल्स में। मुनाफे की तैयारी में सारे क्यू समीकरण लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।